चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है बेसिकली पीटी मेंस हर जगह काम आता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आपकी समझ बेहतर होना जरूरी है ना। तो आपको समझना है डिसीजन मेकिंग। आजकल क्या हो गया है कि यूपीएससी जो है, अब इसका ध्यान यहाँ से हट गया है प्रीलिम्स की अगर बात करें, लेकिन पीसीएस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर खूब सारे प्रश्न आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी बुक्स भी आपको कम मिलेंगी, तो बहुत ढंग से समझना है चीज़ें। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या होता है ये आपको जानना है। ठीक है, अच्छा, इथिक्स वाले पेपर में शायद आपने पढ़ा हो कि निर्णय कैसे लिया जाता है, डिसीजन कैसे कोई लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और इसको कोई डिसीजन लेना है, तो इसके दिमाग में क्या होगा, एक तो बहुत सारे तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे माइंड में। दूसरा हो सकता है इसके माइंड में क्या है, इमोशंस की बात हो, भावनाएं बहुत सारी हों, है ना, इमोशंस हों, भावनाएं हों। अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा किसी भी टाइप का, अगर वो फैक्ट पर आधारित है तो ये अलग प्रकार का होगा। जैसे मान लिया अगर आप पीसीएस से आईएएस बन जाते हैं, आईएएस अधिकारी आप हैं, और आपके एरिया में अगर बाढ़ आती है, फ्लड आया है, तो आपने क्या देखा कि लास्ट ईयर कितना फ्लड आया था, उसको कैसे कंट्रोल किया गया, वो तमाम जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पास, इसके आधार पर आप फ्लड मैनेजमेंट का डिसीजन करेंगे। तथ्य मतलब क्या है कि पिछली वर्ष कहाँ कहाँ फ्लड आया, कितना पानी था, कितने लोगों को विस्थापित, कितने लोगों को फिर से रिलोकेट करना पड़ा, ये आपके फैक्चुअल चीज़ें हो जाएंगी। भावनात्मक क्या होगा कि नहीं, इस बार हम लोग इमोशनल हो गए, यज्ञ कर देंगे तो शायद भगवान इंद्र जो है कम बारिश कराए और बाढ़ फिर नहीं आएगी। कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब क्या होता है, जब आप प्रशासन चलाते हैं तो अगर आप फैक्ट के आधार पर कोई डिसीजन लेते हैं, मतलब आप रेशनल होकर के लेते हैं, तार्किक होकर, विवेक के आधार पर अगर, ठीक है, तो ये निर्णय काफ़ी हद तक सार्थक रहता है। और अगर आप भावनाओं के आधार पर कोई डिसीजन लेते हैं, यहाँ पर आपकी भावनाएं, इमोशंस रहती हैं, तो ये डिसीजन हो सकता है कि उतना मतलब आउटपुट आपको ना दे पाए। जैसे मान लिया अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो क्या सिर्फ यूपीएससी ही एक विकल्प है? जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तो माइंड में बहुत सारे विकल्प रहे होंगे, बहुत नेचुरल सी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता है कि नहीं करना है तो यूपीएससी, वरना कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तैयारी करने के लिए आया है, उसके दिमाग में हो सकता है यूपी पुलिस की तैयारी करना हो सकता है यूपीएससी की बात दिमाग में चल रही हो, कोई बताया बेटा पीसीएस कर लो, ठीक है, कोई बताएगा कुछ और, बैंक की जॉब कर लो, तमाम विकल्प आपके सामने रहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना, एक का चुनाव, यही डिसीजन मेकिंग है? बात जरा समझिए, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव करना क्या कहलाता है? आपका डिसीजन मेकिंग। बात समझ आई? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल लिख लीजिएगा, है ना, बाकायदा एक स्टूडेंट बना लीजिएगा। ये क्या करेगा, तो किसी एक का इसने चुनाव किया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लेवल पर ये डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, फैक्ट क्या रहेगा इसके दिमाग में कि मामा जी के लड़के ने पुलिस की तैयारी की है, उसका हो गया, वो वर्दी पहने टहल रहा है और डेली जो है 1000-2000 ऊपर से भी उसका, मतलब जो भी दिमाग में आपके रहे। ठीक है, इमोशंस ये है कि अब घर में या गांव में कोई हमें दबाएगा नहीं, क्योंकि आप किस में आ गए हम, ये भावनाएं हैं, तथ्य थोड़ी है ये, है ना। तो मतलब आपको समझना क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस जहां पर रहते हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव क्या कहलाता है? आपका डिसीजन मेकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा नाम है इसमें डिसीजन मेकिंग में, ये पहले थिंकर हैं जिन्होंने एनालिसिस किया है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, ब्रॉड एनालिसिस ऑन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का विश्लेषण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चेस्टर बर्नार्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है। डिसीजन मेकिंग पर ब्रॉड एनालिसिस करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? चेस्टर बर्नार्ड। ये डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है।
ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक लाइन लिख लीजिएगा, है ना, एक लाइन लिखिएगा। इनके अनुसार स्टेटमेंट इनका लिखेगा, डिसीजन मेकिंग, ये मेथड क्या दिख नहीं रहा, ठीक है, अच्छा, डिसीजन मेकिंग ए मेथड फॉर नैरोइंग द चॉइस। विकल्पों को संकीर्ण बनाने की विधि डिसीजन मेकिंग कहलाती है। विकल्पों को संकीर्ण बनाने की विधि डिसीजन मेकिंग कहलाती है। इसका अर्थ क्या है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, बहुत सारे ऑप्शन अगर दिए जाएं आपको, इनमें से कितने आपके लिए अच्छे रहेंगे, तो उनका चुनाव करना, मान लिया 1 और 2, ए एंड बी ही आपके लिए ठीक हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये संकीर्णन या नैरोइंग द चॉइस। तो अगर बहुत सारे विकल्पों में से कुछ विकल्पों का चुनाव करना हो तो यही कहलाता है आपका डिसीजन मेकिंग। ये किसने कहा था, चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से कुछ का चुनाव करना ये डिसीजन मेकिंग कहलाता है। ठीक है, पहली बार एनालिसिस किसने किया, चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट सिर्फ सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं करना है ना। जैसे मान लिया आप अगर मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग है, आपको लिखना क्या है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर सपोज करो किसी एक चीज़ पे आ गया है, कोई अगर मान लिया पॉवर्टी पे आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाए, राम मंदिर पे आ जाए, हो सकता है राम मंदिर से क्वेश्चन पूछ ले, कल्चर से पूछ लेगा, इनडायरेक्ट वे में आपसे मंदिर के बारे में कुछ पूछ लेगा। आर्ट एंड कल्चर में आप जो है नागर शैली एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो हो सकता है राम मंदिर के बारे में आपसे वो कुछ पूछ ले। ठीक है, तो लिखने से पहले माइंड में कुछ थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, वही विचार क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, इसका निर्णय करना है ना भाई, डिसाइड करना। बहुत सारा ऑप्शन होगा आपके पास। जैसे मान लिया अगर पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की बात करें, तो दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे होंगे ना, बहुत सारी लाइनें टहल रही होंगी। जब आप यूपीएससी मेंस लिख रहे होंगे तो बहुत सारी लाइन्स में कुछ का चुनाव करना, ये क्या कहलाएगा आपका, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर इमोशनल हो गए कि नहीं सर गरीबी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग हमसे देखे नहीं जा रहे, मैं तो डेली खाना खिलाता हूँ, तो ये सब फालतू वाली बातें। क्योंकि आपको काम करना है जिस सिस्टम के साथ, वहाँ पर मेन चीज़ क्या है, फैक्ट्स, तथ्य। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, इट मीन्स कि वो डिमांड कम करेगा। बात जरा समझिएगा, है ना। कहीं भी किसी सब्जेक्ट की बात करें, अगर वो गरीब है तो इनकम उसकी कम है, इट मीन्स कि डिमांड कम करेगा। डिमांड कम करेगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, लोगों की पॉकेट में पैसे का फ्लो बढ़ाना होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी चीज़ें लिखनी है, मैक्सिमम चीज़ें किस पर आधारित होनी चाहिए, तथ्य पर। लेकिन क्या सिर्फ फैक्ट सब कुछ होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या पेपर 4 जब आप पढ़ेंगे, तो लोग क्या बोलते हैं, आपके दिल में क्या होना चाहिए, इमोशंस भी होने चाहिए। विदाउट भावना है ही नहीं। थोड़ा सा आपको क्या रखना चाहिए, दिल में थोड़ी सी करुणा भाव होना चाहिए, कंपैशन भी होना चाहिए, है ना, भावनाएं भी होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मानी जाती है कि नियर बाई 90% जो है रोल किसका होना चाहिए, वो फैक्ट का होना चाहिए। किसी ने बोला कि नहीं बेटा पढ़ने बहुत अच्छे हो, तुमने टॉप किया है, 85% हमेशा आपका रहा, है ना, केजी से लेकर अभी तक 85%। यूपीएससी अप्लाई करो, रैंक आ जाएगा टॉप 50 में। अब आप इमोशनल हो गए, नौकरी को छोड़ दी जहाँ कर रहे थे। जरूरी नहीं यूपीएससी में भी आप 85% ले आए, यहाँ तो 50% पे टॉप हो जाता है। तो मतलब क्या है, तथ्य जानिए कि क्या सच में आप एनालिसिस कर पाएंगे, यूपीएससी का सब कुछ जानते हैं। तो भावनाएं यहाँ पर हावी नहीं होनी चाहिए, है ना, दिल पे नहीं लेना है। अगली लाइन लिखिएगा प्लीज। तो पहले व्यक्ति कौन है आपके, चेस्टर बर्नार्ड। दूसरा लाइन लिखिएगा प्लीज।
सिंपल सी लाइन है, डिसीजन इज आउटकम ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या बात सही है? डिसीजन बेसिकली जो निर्णय आप लिया है, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। अगली लाइन लिखेंगे, पॉलिसी मेकिंग एंड नीति निर्माण एवं निर्णय समान नहीं है। एक एक लाइन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बुक्स नहीं आती इन सब टॉपिक्स की, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग आपका सेम नहीं है, लेकिन इसको ज़रा समझ लीजिएगा। जैसे अगर आप देखें लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो लोकसभा में क्या होता है बेसिकली, जो भी समस्याएं रहेंगी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके माध्यम से समस्याएं कहाँ तक जाती हैं, लोकसभा तक पहुँचेंगी, और यहाँ पर जो है फिर पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बताया होगा 2004-5 में कि सर गांव में लोगों के पास काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि लोग क्या है, ऐसे लोग जो अनस्किल्ड हैं, अकुशल हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, समस्या ये है ना, तो इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि इनको काम मिल जाए। तो ये जब बात पहुंचेगी लोकसभा में 2005 में, आप देखेंगे 2005 में मनरेगा एक्ट जो है, तब नरेगा हुआ करता था, नरेगा एक्ट बनकर के पास हो जाएगा। तो मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग यहाँ पर लिया गया, डिसीजन मेकिंग यहाँ हुआ कि हमें कौन सी समस्या को पटल पर रखना है, हाउस में किसको रिप्रेजेंट करना है, समस्या कौन सी है, लोगों को क्या मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। तो ये समस्या हो गई। अब इसी पर काम किया गया, एक पॉलिसी मेकिंग के तहत एक नीति बनाई गई, एक योजना बनाई गई, ताकि जो समस्या थी, जो सोल्यूशन मतलब जो प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन मिल सके। क्योंकि डिसीजन मेकिंग का अल्टीमेट गोल ये होता है कि किसी भी समस्या का समाधान, है ना। तो दोनों चीजें एक तो नहीं है, डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग दोनों एक नहीं है, लेकिन काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ आई बात नहीं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ये स्टेटमेंट आ चुका है प्रीलिम्स में, बात समझिए। जब तक डिसीजन मेकिंग नहीं होगा तब तक पॉलिसी मेकिंग स्टार्ट कर पाएंगे आप। अब आपको पता चला कि नहीं यूपीएससी की तैयारी करनी है, तभी ना कोचिंग ज्वाइन करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बाकी काम तभी करेंगे, और पता नहीं करना क्या है, तो हो सकता है भजन गाने लगे सुबह शाम। जब तक डिसीजन नहीं होगा, डिसीजन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कब करेंगे क्या करना है, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग मतलब टाइम टेबल। एक विद्यार्थी अगर है, उसने चुनाव कर लिया है कि यूपीएससी की तैयारी हमें करनी है, तो यूपीएससी की तैयारी, तो पॉलिसी क्या हो जाएगी, टाइम टेबल बनाओ, अपना पढ़ाई वढ़ाई करो। तो दोनों क्या है, एक तो नहीं है। ये विचार करना कि हमें यूपीएससी के बारे में मतलब जो है सोचना है या एग्जाम देना है, और उसके लिए अप्रोच करना, तैयारी करना, दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, दोनों एक नहीं लेकिन कनेक्टेड है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा प्लीज। लिख लीजिएगा एक दूसरे से लिख लेता हूँ, नीति निर्माण एवं ठीक है। अगली लाइन कही जाती है वो लिखिएगा, है ना।
डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या है, टू सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आपके पास रहेंगे उनमें से क्या करना है, किसी एक का चुनाव क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग के बेसिकली आधार क्या होता है या बेस क्या होता है, लिख लीजिएगा, किस आधार पर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। अब आप इसमें अपने आप को रखिएगा, इस पूरी पिक्चर में अपने आप को शामिल रखिएगा। और आपने कोचिंग का फैसला किया है ना, तो आधार क्या रहा होगा या क्या बेहतर तरीका हो सकता है। नंबर 1, जो भी डिसीजन आप लेते हैं इसमें क्या कोई उद्देश्य होना चाहिए, या ऐसे ही चलो ठीक कोचिंग कर लेते हैं, नीचे उतरे किसी ने बोला नहीं सीए की कोचिंग कर लो, सीए में जो है ज़्यादा लाभ है, तो पता लगा सीए में घुस गए। कोई बोलेगा नहीं एसएससी वाले कर लो 4 महीने में हो जाएगा, तो एसएससी वाली कोचिंग कर, शाम तक पहुंचोगे तब भी कोई न कोई कोचिंग कर रहे होंगे। तो डिसीजन मेकिंग जो मजबूत होता है बेसिकली वो उद्देश्य परक होता है, लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा, निर्णयन उद्देश्य परक होना चाहिए। जब 4 लोग बैठे तो कोई उद्देश्य लेकर के बैठे, है ना। दूसरा लिखिएगा, डिसीजन मेकिंग तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। इससे क्या क्या मिलना चाहिए आपको, एक तो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का समाधान मिलना चाहिए, तभी फायदा है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको पॉलिसी मेकिंग में मदद मिलनी चाहिए, तभी फायदा। ये दोनों चीज़ें हैं ध्यान में रखनी होती हैं। और यही डिसीजन मेकिंग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है किसी संगठन में जब डिसीजन मेकिंग होती है तो किस प्रकार से रहता होगा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, वो देखिएगा। सबसे टॉप पोजीशन पर जो व्यक्ति रहेगा, सपोज करो ये क्या है, चेयरमैन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद में दूसरे व्यक्ति हो सकता है वाइस चेयरमैन हो, ये मतलब ये आपका अपर लेवल हो जाएगा संस्थान का। इसके बाद में इनके नीचे ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स के नीचे जूनियर इनके रहेंगे, ठीक। तो ये आपका लोअर लेवल हो जाएगा। किसी संगठन में अपर लेवल एंड लोअर लेवल दोनों ही होता है, तो दोनों जगह पर डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया होती है अलग अलग। अगर आप देखें यहाँ पर भी लोअर लेवल में भी यहाँ डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस देखने को मिलेगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पर डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी नहीं है तो वह ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। चाहे घर है, घर भी एक कंपनी तो है। अगर एक बच्चे को दिवाली में पटाखे छुड़ाने के लिए आप पिताजी से परमिशन लेटर लिखाने जा रहे हो, पापा एक पटाखा छुड़ा लिए दूसरे के लिए साइन कर दीजिए, तो उस घर में बगावत हो जाएगी।
है ना। मान लीजिए किसी कंपनी की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग टाटा की बात करें, तो देखिए टाटा की अगर बात करते हैं तो टाटा में अगर कार की एक डिजाइन को बनाना है तो ये फैसला कौन लेगा, लोअर लेवल या अपर लेवल। नई डिजाइन आई है या BMW का मॉडल आ गया, उसे कंप्लीट करना है आपको, तो मॉडल कैसा होना चाहिए कौन डिसाइड करेगा, अपर लेवल लोअर लेवल। ये काम अपर लेवल का है कि डीजल वाली कारें बंद कर देते हैं या जो भी डिसीजन लेना है, तो ये काम कौन करेगा, अपर लेवल। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करेगा, अपर लेवल। लेकिन जो भी नियम बन के आए हैं उनको लागू करना, मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने बोला है कि इंजन को ऐसा कर दो, कोई भी एक चेंज कर दिया, तो ये कौन करेगा, लोअर लेवल। ठीक है, तो दोनों के निर्णय जो होते हैं, दोनों का स्वभाव, दोनों का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन किसी भी संगठन में अपर लेवल एंड लोअर लेवल दोनों को डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम रहनी चाहिए, वरना वो संगठन या चीजें खत्म हो जाती। स्वभाव में अंतर क्या है कि जो बड़े डिसीजन हैं जिनका प्रभाव पूरी कंपनी पर पड़ेगा, जैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि टाटा ने एक नई कार निकालनी है ना, मान लिया टाटा A1 एक नई कार आ गई, ये किसने डिसाइड किया होगा, अपर लेवल ने। और इस कार को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, इस कार को मार्केट तक पहुंचाना, ऐड करना, ये कौन डिसाइड करेगा, फिर लोअर लेवल। इनका काम क्या है, जो भी पॉलिसी बनेगी तो निर्णय के आधार पर इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, ये फैसला कौन करेगा, लोअर लेवल। और बात को समझ आई नहीं है, सब ठीक है ना, तो चेहरे से लग नहीं रहा सब ठीक है। अपने आप को अपने घर में रखिए, फिर सोचिए, है ना। ठीक है, अगर आप किसान हैं तो कौन सी फसल लगाई जाए ये फैसला लगभग पिताजी ही करते हैं, लेकिन फसल कट गई है, ट्रॉली लेके जा रहे हो, तो पिताजी बोले हो सकता मंडी आप लिए चले जाओ, तो ये काम हो सकता है, आप अगर ईमानदार हैं तो ये अधिकार आपको दिया जा सकता है। पता लगा 2000 का बिका, माँ की समझदार है ना, तो ये चीज़ें अलग है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में 4 चीज़ें देखी जाती हैं। अगला देखिएगा, डिसीजन मेकिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और PCS का फेवरेट जोन है ये। ठीक है, एक व्यक्ति हैं साइमन, तो हेडिंग डालेंगे साइमन मॉडल। UPSC और PCS के फेवरेट रहे हैं, साइमन लिखिएगा, साइमन्स मॉडल। अब साइमन है तो ऑब्वियस सी बात भारत की तो है नहीं। ये क्या बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग या इसको इफेक्टिव बनाना है तो इसके 2 आधार हो सकते हैं। मतलब साइमन क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग आप करिए ठीक है, लेकिन अगर इफेक्टिव करना है इसको, इसका प्रभाव गहरा हो, इफेक्टिव हो, तो इसके लिए आपको 2 तरीके से बातें सोचनी पड़ेंगी। इफेक्टिव कब होगा, निर्णय तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। नंबर 1, एक तरफ की बात करेंगे, आपके निर्णय में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मतलब फैक्ट्स की बात करेंगे, दूसरे में इमोशंस की बात करते हैं। अगर आप फैक्ट या तथ्य इनको आधार बनाते हैं तो आप रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे, वास्तविकता की तरफ बढ़ते हैं। साइमन बोलते हैं कि अगर आप डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, पहला मेथड हो सकता है, पहली विधि हो सकती है कि आपका टोटल प्रोसेस किस पर आधारित होना चाहिए, फैक्ट पर। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये साइमन बात कर रहे हैं। क्या समाज में 100% रियलिटी के साथ आप जी सकते हैं? जैसे आप देखिएगा, अगर मोहल्ले के कोई व्यक्ति है तो आप वैसे हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में क्या है, सब भाई भाई। मोहल्ले के बाहर आप नई बाइक लेके खड़े हो, एक भाई बोले भाई बाइक मुझे दे दो, क्या देंगे, अपने भाई को नहीं देंगे तो क्या ईसाई को देंगे। तो तथ्य जो है हमेशा, बस तथ्य क्या है कि हम लोग क्या है, भाई भाई हैं। क्या दिल मानेगा भाई भाई, नहीं। कई बार आदमी शाम के समय अलग ही मूड में होता है,
खाना वाना खाने के बाद आदमी जो है कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा प्राप्त कर लेता है अलग आधार से, तो उसे फ़ोन करो, अरे भाई बताओ कहाँ पर दिक्कत, तू भाई है मेरा, है ना, दोस्त नहीं भाई है, अपने भाई ज़्यादा तुम्हें मानता हूँ, तू भाई जैसा है। लोग ये सब लाइन सुनी होंगी ना। सुबह 4 बजे फ़ोन अगर करो तो पहली बार उठेगा नहीं, मतलब उस समय आदमी 100% इन इमोशंस होता है, तथ्य आपके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अगर 100% इमोशंस के सहारे अगर आप चलेंगे तो क्या वो डिसीजन आपको रियलिटी की तरफ लेके जाएगा, वास्तविकता? बिल्कुल, ये रियलिटी आपको नहीं मिलेगी। 100% अगर इमोशंस के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो वास्तविकता से आप दूर हो जाएंगे, इसलिए भावनाओं से दूर रहना चाहिए। ये कौन बोलता है? फिर क्या होना चाहिए? इमोशंस नहीं होना चाहिए। अगर आप इमोशंस की जगह पर आप एक काम कर सकते हैं, मतलब साइमन के मॉडल में भावनाओं की कोई जगह नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। साइमन मॉडल कई सारे क्वेश्चन आए, अगर प्रीवियस ईयर आपने किया होगा सीसेट वाला तो आपको हर जगह पीसीएस में भी भरे पड़े होंगे। 2017 में कई क्वेश्चन थे साइमन मॉडल। जिनको पीसीएस देना है तो याद रखिएगा, पिछली बार पूछा नहीं है ना, एक साल एक छोड़ के पूछता है, इस बार नंबर है सीसेट में, ठीक है, तो ढंग से करना। तो एक चीज याद रखिएगा, साइमन अभी तक क्या बोलते हैं कि आपके डिसीजन मेकिंग में बेस क्या होना चाहिए, किसको जगह नहीं मिलनी चाहिए, इमोशंस को बिल्कुल जगह मत दीजिए, क्योंकि आप रियलिटी से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। फिर क्या करें? तो इन्होंने बोला कि एक काम कर सकते हैं कि आप डिसीजन हो सकता है समटाइम्स आपको वैल्यूज के आधार पर, मूल्यों के आधार पर डिसीजन लेना पड़े, यह संभव है। लेकिन जब भी आप वैल्यूज का प्रयोग करते हैं तो तभी करिएगा जब आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, प्राथमिकता। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्राथमिकता समझते हैं ना, किसको पहले करना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी में अगर कोई मेथड आपको मतलब हेल्प कर रहा है तो उसको आप पिक कर सकते हैं, बेशक वहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ना हो। देखिए, तथ्य तो 100% प्रयोग करने चाहिए, साइमन मतलब बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन इमोशंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कौन बात कर रहा है? साइमन इमोशंस की बात करते ही नहीं है। इन्होंने ये बात बोली है कि वैल्यूज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको प्रायोरिटी पता है तब आप किसका सहारा ले सकते हैं? वैल्यूज का, ठीक है। अब संकट यही है ना कि प्रायोरिटी सेट अगर आपको करना है तो ये भी एक टाइप का डिसीजन मेकिंग है। पहले क्या करना है, क्लास के बाद घर पे क्या करें, प्रायोरिटी में क्या है, हिस्ट्री पढ़ लें, पॉलिटी पढ़ लें, सर समझ नहीं आ रहा क्या कर लें, ये भी क्या है, प्रायोरिटी सेट ही नहीं हो रही। और फैक्ट क्या है, चेक करो, जो भी टेस्ट दे रहे हो, स्कोर जिस सब्जेक्ट में सबसे घटिया स्कोर है उस पर काम ज़्यादा करिए, फैक्ट तो यही बताएगा ना। और इमोशन, नहीं नहीं उस दिन मैं पूजा करके जाऊंगा, देखते कैसे नहीं होता है, पूरे 16 सोमवार मतलब व्रत हो गया है, 16वां उसी दिन है जिस दिन पेपर है, तो फिर और संकट हो जाएगा ना बड़े स्तर का। तो करना क्या है आपको, वैल्यूज, अगर ये अपने आप में चुनौती है, चैलेंज है, प्राथमिकता को सेट करना आसान नहीं होता है। आप में बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको नहीं पता है कि प्राथमिकता क्या जीवन की, मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर ये नहीं किया तो ये जरूर करना है। बहुत कम लोग होते हैं, लड़के तो फाइनली इस मामले में उनका कोई स्तर नहीं होता है, मतलब क्या करना चाहते हो सर, अभी देखते हैं, अभी तो बस एग्जाम हो जाए उसके बाद तय करते हैं। लड़कियों का थोड़ा तब भी रोड मैप क्लियर होता है कि नहीं सर सिलेक्शन हो जाए उसके बाद ये करना, उसके बाद समाज सेवा करनी, उसके बाद ये करना है, जो भी अलग अलग टारगेट होते हैं। लड़कों से पूछो, सर देखेंगे बाकी जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो प्रायोरिटी सेट ये बड़ी चुनौती है। तो साइमन फैक्ट के बाद में किसे जगह देते हैं? वैल्यूज को। और वैल्यूज के माध्यम से डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आउटपुट के रूप में आप तभी पहुंचेंगे जब आपको अपना क्या पता होना चाहिए, प्रायोरिटी आपकी क्या है। रियलिटी के साथ काम करना है तो आधार किसे बनाएंगे? तथ्य। चलिए आगे देखिएगा। क्या समाज में साइमन सक्सेसफुल होंगे? आप बताइए, क्या साइमन के अनुसार अगर समाज में, घर में, परिवार में रहना स्टार्ट कर दीजिए तो हो सकता परिवार वाले आप घर से निकाल दें, क्योंकि हमेशा किसकी बात करेंगे? तथ्य। तुमने कल काम नहीं किया तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, है ना। सर में दर्द हो रहा था तो हाथों में थोड़ी हो रहा था, तथ्य तो यही बोलेंगे ना, सर में दर्द हो रहा था हाथ में थोड़ी, और काम करो, ठीक है। तो ये सब चीजें, सर्दी लग गई है तो कोई बात नहीं, अंगीठी जलाओ, पढ़ते रहो, दिमाग में थोड़ी सर्दी लगी है,
तथ्य अलग ही टाइप। तथ्यों में आप बहस नहीं करते हो। आर्गुमेंट जन्म कहाँ लेते हैं? जब दोनों लोग किस पे बात करते हैं? तथ्यों पर, और वही बहस हो जाती है। उसके बाद पता ही है, थाने अगर पास में है तो थाने में उपस्थिति है ना, ये सब होता है। अगला एक साइमन के बारे में लिख लीजिएगा। इनको नोबेल प्राइज मिला है 1978 में इसी काम के लिए, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो बड़ा आदमी है ना। और साइमन, एक लाइन में इनसे पूछा गया कि डिसीजन मेकिंग को डिफाइन कर दीजिएगा, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू साइमन के अनुसार डिसीजन मेकिंग एक चयन प्रक्रिया है। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1978 में। और अगली बात यही बात बोलते हैं कि साइमन के अकॉर्डिंग जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो इनसे पूछा गया कि डिसीजन मेकिंग के बेसिकली बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन्होंने एक तो बताया है कि इससे आपको बेनिफिट होना चाहिए, नहीं मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट की बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग से अधिकतम लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, सिर्फ बेनिफिट ही नहीं, यूटिलिटी की भी बात यही करते हैं, उपयोगिता की भी बात यही करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट, और सिर्फ बेनिफिट नहीं, यूटिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब भविष्य में इसका प्रयोग कितना किया जा सकता है। उपयोगिता का मतलब क्या है कि भविष्य में, इन फ्यूचर आप इसको कितना यूज कर सकते हैं, ये है यूटिलिटी। ठीक है, बेसिकली क्या है, साइमन जो बात करते हैं ये तमाम चीजें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है। ठीक है, तो अगर आपने कोई चीज बनाई है उससे एट द सेम टाइम आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ बेनिफिट नहीं, यूटिलिटी उसकी क्या है, आगे आप कितना इसको प्रयोग कर सकते हैं, उपयोगिता उसकी क्या है, ये तमाम चीजें जो है डिसीजन मेकिंग का भाग होती हैं। आगे देखिए भाई, डिसीजन मेकिंग मान लीजिए जैसे आप घर से निकले हैं कोचिंग के लिए और दूर घर है, अगर 10 किलोमीटर है, तो मेट्रो से आएंगे, ऑटो से आएंगे, कैसे चुनाव करेंगे? मैक्सिमम बेनिफिट मेट्रो अपनी ज़रूरत के हिसाब से है। ठीक है, और यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है मेट्रो के आने से, कि वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, है ना। हालांकि ये काम हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी यूटिलिटी भी तो देखेंगे ना। ऑटो में पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे आप जहाँ बैठे हैं 3 आदमी आपको घेरे खड़े, ठीक है, तो ऑटो में पढ़ नहीं सकते, तो यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, मतलब मन में तो हो जाएगी पढ़ाई, अगर मौका मिला तो रिवीजन आज ही कर डालेंगे, हालांकि 5 मिनट में आप आ जाएंगे, वही 5 मिनट में हो सकता है 2 चैप्टर आपके निपट जाएं। कल्पनाएं हैं, उनका कोई नियंत्रण थोड़ी है। ठीक है, तो कभी भी कोई डिसीजन करेंगे, वो जो डिसीजन लेते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट, यूपीएससी की बात कर रहे हैं आप, तो यूपीएससी का चुनाव जब किया है, क्या मैक्सिमम बेनिफिट ध्यान में रखा? बहुत सारे विकल्प होंगे ना आपके पास, तो यूपीएससी की तरफ क्यों बढ़े? यहां मैक्सिमम बेनिफिट नजर आ नहीं आया? यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस से बेहतर कहां रहेंगे आप? आईपीएस बन जाएंगे। और यूटिलिटी क्या है, सबको दिमाग में चल रहा होगा, बस मतलब बोल नहीं पा रहे यहाँ पर, है ना। मैक्सिमम बेनिफिट तो यही है, यूटिलिटी आपको नजर आने लगी हुई। कई लोग तो कोचिंग कर रहे होते हैं इसलिए कि बस घर से पता चल जाए, रिश्ते आना चालू हुआ नहीं। बहुत सारे लोगों को उद्देश्य यही होता है, एक बार रिश्ता उस्ता बन जाए उसके बाद तो आईपीएस बन ही गए, अपने घर के तो बन ही गए, है ना। तो मतलब क्या होता है, कुल मिला के मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखना होता है। और दूसरा यूटिलिटी, सिर्फ बेनिफिट नहीं, यूटिलिटी भी रहनी चाहिए। अगर सिर्फ बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में दूसरी प्लानिंग या दूसरा डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़े। तो साइमन को इसीलिए नोबेल प्राइज दिया गया कि ये समझदार व्यक्ति हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा,
रेशनल डिसीजन की जब बात करते हैं, तार्किक निर्णय या विवेक पर आधारित निर्णय, इनको कैसे पहचानेंगे वो जरा देखिएगा। रेशनल डिसीजन की जब बात की जाती है तो पहला पॉइंट, निर्णय कैसा होना चाहिए, रेशनल। तो इसके लिए पहले तो आप जो आपके सामने समस्या है उसको क्या करेंगे, समस्या को परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग का जो मेथड है, चाहे फैक्ट वाला हो या इमोशंस वाला हो या वैल्यूज वाला हो, उसको डिफाइन करेंगे। आपके लिए क्या तार्किक रहेगा, मतलब क्या ठीक रहेगा, बेहतर क्या रहेगा। तो आप दूसरा क्या चुनेंगे, मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग का चुनाव करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे। हर जगह सारे मेथड एक जैसे नहीं होते हैं। तीसरा आप देखेंगे, जैसे मान लिया यहाँ पर आप समझिए कि आपको एक मेथड नंबर 1 समझ आया कि एक हो सकता है मेथड नंबर 1 ठीक रहे हमारे लिए, या फिर मेथड नंबर 2 ठीक रहे, या फिर मेथड नंबर 3। 3 विधियों से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां पर उनका क्रम जो समस्या, जो मतलब आपने अल्टरनेटिव्स को जनरेट किया, यहां पर क्या है, विकल्पों को क्रिएट किया जाता है, क्रिएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। एक टाइप से क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, क्रिएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्पों का सृजन। दूसरे नंबर पर लिख लीजिएगा, विकल्पों का सृजन, क्रिएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। और इसके बाद में जितने अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो मान लिया हमारे 3 हो गए, 3 आ गए, तो ये क्रिएशन हो गया। इन्हीं 3 में से आपके लिए द बेस्ट कौन सा रहेगा, द बेस्ट वन, जो सेट आपने तैयार किया है फ्रॉम सेट। मान लिया अगर आपका एक सेट तैयार हो गया, इसमें 3 मेथड्स है, इसमें सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, इसका चुनाव उसके बाद करेंगे। और नंबर 4 की बात करेंगे उसके बाद में, जो भी विकल्प आपने तैयार किया है, सपोज करो कि मेथड 1 आपने तैयार कर लिया है, तो अब इसी को डेवलप किया जाएगा इसी के हिसाब से। इसको डेवलप कैसे करेंगे, डेवलप मेथड जो भी चुनेंगे आप, और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जिस भी समस्या के मतलब जो सिलेक्शन, जो अल्टरनेटिव्स अगर कम है, विकल्प अगर कम है, तो उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो समस्या नई है या समस्या जटिल है। ठीक है, ये पहचाना जाता है। अगर मेथड से मतलब अल्टरनेटिव है ही नहीं, एक ही है, ठीक है, जैसे अगर किसी कोल्ड हो जाए, तो कोल्ड में क्या, कोई बताएगा ठीक है अजवाइन वाला पानी पी लो, कोई गर्म पानी पी लो, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ, इतने सारे अल्टरनेटिव्स मिलेंगे। उसके बाद चुनाव कर लीजिए। और कोई मरीज ऐसा है जिसको कैंसर की आखिरी स्थिति है, कितने अल्टरनेटिव्स हैं, बस सुबह शाम ऊपर वाले का नाम लो, विकल्प कहाँ है। डॉक्टर क्या बोल देते, घर ले जाओ, जो अच्छा लगे वो उन्हें खिलाओ पिलाओ। इसका मतलब, तो सीधी सी बात है, समस्या जितनी जटिल होती या नई हो, कोविड में कितने ऑप्शन थे, कोई ऑप्शन नहीं, घर बैठो चुपचाप, एक ही ऑप्शन है, बाहर निकले तो निकली जाओ, घर नहीं आ पाओगे फिर। तो जब भी अल्टरनेटिव्स की संख्या कम हो, तो यहां से क्या इंडिकेशन मिलता है, या तो जो प्रॉब्लम आई है ना वो नई है या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कुछ बात समझ आई नहीं, जिंदगी भर ये सारी बातें काम आएंगी, लोग इनको पढ़ते नहीं। अगर कभी कोई समस्या आ जाए तो अल्टरनेटिव्स को क्रिएट करिए, अगर ये ना होता तो क्या होता, अगर ऑप्शन आ जाए कुछ ना होता, तब फिर वो उसको डेवलप करो फिर, है ना। बात समझ आई नहीं, अरे इमोशनल हो गए, नहीं ठीक है, ये चीज़ें जानना जरूरी होता है ना। चलिए आगे देखिए भाई, आज जाकर के, आज नहीं कल, 2 दिन के बाद आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चालू करिएगा, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। लोग करते क्या है कि सीसेट में संकट क्या हो गया, लास्ट ईयर 2 साल से हो रहा है, स्पेशली स्टेट की बात अगर हम करें पहले, यूपीएससी में तो बाकी रीजनिंग वगैरह आ जाता है, मैथ है, रीजनिंग है, पैराग्राफ्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनका अलग संकट है। स्टेट में क्या है, लोग बोलते हैं सर मैथ तो मुझे आता है और रीजनिंग में कर ही लेता हूँ, और हिंदी आई जाती है। ठीक है,
वो सब ऐसे लोग हैं लास्ट में क्या मिलते हैं, केबिन में आके मिलते हैं कि सर जीएस तो मैं पास था, सीसेट में फेल था। उन्हें लगता मैं मान जाऊंगा। मैं पहचान लेता हूँ जो लोग बोलते हैं ना कि सर मैं जीएस में पास था, उसमें 90% वो लोग होते हैं जो जीएस में बहुत ज़्यादा गैप से फेल थे। लेकिन इज्जत कैसे बचाओगे, है ना? कारण क्या है, क्योंकि आप सीरियस नहीं रहते, और विदाउट सीसेट तो मेन समझाएंगे नहीं आप, ठीक है ना? और वैसे भी अगर आप देखेंगे ना, इसमें जितने सेट हैं सब आपको पेपर 4 में मिलेगा, मीन्स राइटिंग में आपको हेल्प मिलेगी। तो सीरियस होकर के आपको समझना है। यूपीएससी वाले जो देते हैं सीसेट, वहाँ अलग ही टाइप का संकट है। उसमें रीज़न क्या है, एक तो वो हिंदी के पैराग्राफ वो देवनागरी गूगल से ट्रांसलेट करके दे देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ है ना, तो वहाँ इस टाइप को लाइन थी, क्लियर मुझे नहीं याद आ रहा, उसमें हिंदी में था कि भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। अब दौड़ कहाँ दौड़ रही है, तो सेंस क्या होता है, कई बार बदल जाता है ना? इसलिए यह है कि भाई थोड़ा सा सीरियस होकर, कई बार पैराग्राफ भी आपसे सेट नहीं होता। आजकल इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद एक क्वेश्चन मिलेगा। 18 से पहले क्या था, 18 से पहले क्या था कि एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, 4-5 क्वेश्चन आपके हो गए। क्योंकि आयोग चाहता था भाई जीएस पास कर लो, यहाँ तो पास कर ही लोगे आप। अभी आयोग का मूड चेंज हो गया, ये भी पास करो, है ना? आधा पेज आप पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से आपका काम, फिर आपको गिनना नहीं पड़ेगा, अरे 33 होगा नहीं होगा, गिनना है बार बार, है ना? ये सब नहीं करना होगा, ठीक है? और मैथमेटिक्स जानते ही आप, है ना? यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए लास्ट ईयर जो आईआईटी के एंट्रेंस में आते हैं, कि ऑड नंबर को कैसे, कितने ऑड नंबर क्रिएट हो सकते हैं। ऑड नंबर क्रिएट हो सकते हैं, इतना आता तो ये क्यों करते? मन में आता होगा ये क्या पूछ लिया, वहीं आत्मा जो है चीखने लगी। और कई लोग मुखर्जी नगर में, उन्होंने आयोग में लेटर लिख दिया, ये क्या मजाक है, ये सीसेट पेपर होता है। देखा होगा धरना वरना, लोग 2-4 लोग बैठे, दिल्ली पुलिस वाले आए, आज वो फिर सीसेट तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो ये चीजें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए, है ना? अगली बात समझिए, तो डिसीजन मेकिंग में ये सब चीजें रहनी चाहिए, है ना? अब एक बात समझेंगे आप, ठीक है? जो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सबसे ज्यादा प्रभावी निर्णयन का जो तरीका है, उसमें 3 आधार बताए गए, ठीक? नंबर 1, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। पहला पहले संकट है, अगर यही होता घर वाले मानने को तैयार ही नहीं, है ना? इसमें क्या होता है कि समस्या का पता लगाना, है ना? इसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, समस्या का पता लगाना। उसके बाद क्या तथ्य हैं, फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है? बाकी जो डेटा है, जो आंकड़ा है आपके पास, वो सब आपके सामने होने चाहिए। आफ्टर सिलेक्शन, ये पूरा एक चैप्टर है डिसीजन मेकिंग का। जब जाएंगे ट्रेनिंग में तो एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग। आप आईपीएस हैं, हमला हो गया या कोई समस्या अगर है तो कैसे करेंगे? एक वेब सीरीज देखी होगी भौकाल करके, देखी किसी ने? नवीन सिकेरा, डिसीजन मेकिंग देखिए कितनी शानदार है उसकी। कई बार वो डिप भी करता है कि तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे शाम तक नहीं कंट्रोल किया तो, लेकिन उसका प्लान बहुत शानदार था क्योंकि आंकड़े उसके पास सब थे। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इसमें 3 चीजें होती हैं, समस्या क्या है, बड़ी लड़ाई तो यही जीवन में, हमें पता ही नहीं समस्या क्या है, ठीक है? दूसरा आप देखिएगा, डिजाइन एक्टिविटी, मतलब विकल्पों पर मंथन या क्रिएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, या विकल्पों का सृजन। विकल्पों का सृजन, क्रिएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। एंड थर्ड वन इज, यहां पर चॉइस की बात करेंगे, यहां पर जो है फिर आप चॉइस की बात करेंगे, मतलब यहां पर आप चयन की बात कर पाएंगे,
कौन सा अल्टरनेटिव, अगर 3 चीज़ों के माध्यम से आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सबसे बड़ी चुनौती पहली है कि आपको समस्या का पता होना चाहिए, उसके बाद तथ्य होने चाहिए, उसके बाद आपके पास आंकड़े होने चाहिए। ठीक है, अब बताइए, जीवन कोई समस्या चल रही इस समय किसी की लाइफ में, समाधान ढूंढते हैं ना अभी? कोई ऐसा है जिसके जीवन में समस्या चल रही? बता सकते हो एक समस्या? देखते हैं क्या सच में सही है ऐसे ही फालतू में? कोई है ऐसा? हाँ, नहीं सुन नहीं पाया, बताइए क्या समस्या है? हाँ नीरज बताओ। अभी प्रयागराज में मैंने पूछा तो एक बच्चे ने बोला सर समस्या है, मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, ईमानदारी देखो कितना मासूम सा प्रश्न था कि सर समस्या है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। शाम को जाते हैं, सुबह उठने का मन नहीं करता, जाग रहा होता हूँ लेकिन कंबल में होता हूँ, सब पता है मैं गलत कर रहा हूँ। उसने बोला है ईमानदारी से कि सर मुझे सब पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, कंबल में हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि रूम पार्टनर मेरा पढ़ रहा है, मैं देख लिया हल्के से, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। ये वीडियो पड़ा होगा, पता नहीं आपको तो मिलता नहीं हो, वो बात उसने सब ईमानदारी से बताया, अभी की बात है। तो मुझे लगा कि ये कहीं महात्मा गांधी तो नहीं है, क्योंकि गांधी ने जितनी गलतियां करी वो सब क्या कही? हमने कि कितना भोला आदमी है, इतनी मासूम सी बातें कर रहा है। बताइए, आज जमाने में लोग छुपाते हैं ना, हमने समस्या तो है, तुम उठ नहीं पा रहे हो, तो कारण पहचानो क्या है, कारण क्या है? तो भाई आइडेंटिफाई करिए कि आप नहीं उठ पा रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या होगा? आलस्य है, ये खुद उसने बोला सर आलस है, मैं जानता हूं सर आलस है। तो इसके समस्या हमने कहा एक बिल्कुल रियल बात उसको बताई कि समस्या यह है कि आप अपने उद्देश्य को नहीं जानते। तो सीरियस सी बात, आप देखिए समस्या क्या है, जिसको पता है यूपीएससी बनना है या पीसीएस बनना है, और वो जानता हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, तो वो उसे नींद नहीं आएगी, इस समय नहीं आएगी। पूरी रात आप मतलब जो है 2 ढाई 3 घंटे ऐसी नींद आएगी जो वास्तव में जरूरी होती है एकदम, है ना, जो डेड बॉडी होके पड़े हुए हैं ना, डेड स्लीप, बाकी तो फिर आपकी आँख खुलती रहेगी। अगर आप उद्देश्य ही नहीं जानते, तो उसने कहा सर मुझे तो पता है, पापा ने बताया कि यहाँ पर तैयारी करना, और मेरे भाई भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो मुझे पता है यूपीएससी के बारे में। हमने कहा यूपीएससी क्या देना है? कि सर पहले पीसीएस तो उसके बाद यूपीएससी। हमने तो कन्फ्यूजन है ना। अगर आप उद्देश्य जानते, समस्या क्या, उद्देश्य ही नहीं पता, मैंने मान लिया पीसीएस बनना है, किसी अधिकारी के बारे में देखिए, अगर आप एसडीएम साहब डीएसपी मान लिया है, उसके ऑफिस में जाइए, अगर वही ऑफिस आपको मेंटेन करना पड़े प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए महीने में 5 लाख रुपए लगेगा, सरकार आप पर पैसा खर्च करती। दरोगा जी बाहर टहल रहे होंगे, 2 4 सिपाही होंगे, हमेशा ही होंगे, रात वाले अलग दिन वाले अलग, घर पे एक कुक होगा आपके, मतलब आप पर 15 से 20 लाख रुपए का खर्च सरकार कर रही है, तो ऐसे किसी को तो नहीं उठाएगी, तो तपना तो पड़ेगा। बात क्लियर है ना भाई? जहां आप देखिए 35-40 हजार में यूपी पुलिस के सिपाही बनने के लिए होड़ लगी हुई है, और आप एक ऐसे व्यक्ति मतलब बनने जा रहे हैं कि ऐसी पोस्ट पर जा रहे हैं जहां पर सरकार 15 लाख रुपए यहाँ पर खर्च करेगी। अगर इस बात को आपने सीरियस होकर देख लिया तो फिर आप सो नहीं पाएंगे, आपको मजा मिलने लगेगा, कौन सी पोस्ट है। तो घर वाले बोलेंगे बेटा सो लिया करो वरना पागल हो जाओगे। तो उसने बोला सर हाँ ये हो सकता है कि मैंने कभी ऑफिस पर मतलब देखा नहीं किसी को। मैंने कहा अपने एरिया में जाइए और किसी का ऑफिस ऐसे जाना कि सर बस मिलना था, 2 मिनट मिल के आइए एक बार, देखिएगा तो आपको पता चलेगा जिस विकल्प का चुनाव आपने किया है वो इतना बड़ा है, एक बड़ा यज्ञ है ना। तो उसने बोला सर हाँ ये हो सकता, मैंने कभी उस चीज़ को बस ये देखा कि पीसीएस देना है, सिलेक्शन लेना है, और एक विकल्प अगर नहीं हुआ तो सर खेती हमारी है, गाजीपुर के आसपास को अलग था वहीं। तो मतलब क्या है कि जब तक आप अपनी समस्या बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग आप होंगे जैसे सुबह नहीं उठ पा रहे, 2 4 लोग होंगे इस संकट में फंसे हुए, अभी समझ आ रहा होगा है ना? बात कुछ समझ आई नहीं? ये 3 चीजें होती हैं, अगर इस मेथड का प्रयोग किया जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव समाधान निकलता है। लेकिन समस्या यही, अगर आपको समस्या ही नहीं पता है तो सबसे बड़ी समस्या तो एक समस्या ही नहीं पता, ऐसे टहल लो है ना, किसी ने बता दिया वो बाबा जी हैं वहाँ कल्याण हो जाएगा, बाबा जी क्या लेटे पड़े, बाबा जी खुद कल्याण चक्कर में है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आगे देखिएगा प्लीज, केस नंबर 1 है ना, इसी में केस नंबर 1 है। ऐसे ही
जैसे आप अपनी माता जी की दवाई लेने जा रहे हैं, रास्ते में घायल बच्चा पड़ा है, पूरी कहानी सुनिएगा, घायल बच्चा पड़ा है और कुछ नहीं, तो आप क्या करेंगे? मम्मी की दवाई लेने जा रहे हैं, घर से निकले, रास्ते में आप देखा है कि बच्चा घायल पड़ा है, चोट एक्सीडेंट हो गया होगा किसी भी तरीके से, आपको पता नहीं, तो आप क्या करेंगे? पहले दवाई लेने जाएंगे या बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? और मम्मी के सर में दर्द हो रहा, क्या देखेंगे? पहले अगर बच्चा जैसे पहले कम खून निकला है, पड़ा है बस, तो साइड में खिसका देंगे, क्या करेंगे फिर? बच्चा है इसीलिए, हाँ, तो वो लेके टहल लो, मतलब लेके जा रहे नहीं, आप सोच, ठीक बात है, आप बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारे आए हुए, तो किसी के माइंड में नहीं आया कि हम पुलिस को फोन कर देंगे, एम्बुलेंस को फोन कर देंगे, कर सकते, मतलब विकल्प है ना। लेकिन देखिए, अगर साइमन है, साइमन क्या बात कर, तथ्य देखिए, इस बच्चे से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तथ्य क्या है, मम्मी से आपका कनेक्शन है, तो पढ़ा है बच्चा, ठीक है, हमें क्या मतलब, क्योंकि उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो सोसाइटी के लिए साइमन खतरा है। कई लोग मानते हैं साइमन को सोसाइटी में नहीं लागू किया जा सकता है, तो आप पहले क्या करेंगे, उस बच्चे को मेडिकल सपोर्ट के लिए हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मम्मी की दवाई लेने जा रहे हैं, मम्मी को लेके नहीं जा रहे हैं, अगर मम्मी को लेके जाते तो मम्मी भी क्या है, गंभीर है, सीरियस है, तो पहले बच्चे को लेके जाएंगे। अब दूसरा केस देखिए, इसी में अगर आपने देखा दूर से है, एक स्कूटी वाले ने उसे टक्कर मारी, बच्चा गिर गया, स्कूटी वाला भाग गया, नंबर आपने पढ़ लिया, अब क्या करेंगे? अगर आप चाहें तो स्कूटी वाले को दौड़ा के पकड़ सकते हैं, इस रेंज में है वो, नंबर, हाँ, तो क्या करेंगे? ठीक, और बताइए। देखिए यहाँ पर भी एक चीज समझिएगा, इसमें क्या, ये दोनों केस आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर कर नहीं रहे, आपको पता नहीं, उसमें क्या है, ये जैसे बच्चा जो है ना, उसको देख लिया स्कूटी वाले को जाते हुए, कई लोग स्कूटी वाले को दबोचने, जो अभी जिम से निकले हैं, वो कब दिखाएंगे कि हम जिम जा रहे हैं? सही बात क्या है, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाइए, वो नंबर आप अपना नोट कर लीजिएगा, हॉस्पिटल पहुंच के फिर अपना पुलिस वाले को फोन करिए कि स्कूटी नंबर ये था, इसने एक्सीडेंट किया है, ठीक है। दोनों केस में क्या मायने रखता है कि आपको पहले, सबसे पहले लाइफ को जो है बचाना है, ठीक है। अब एक चीज और है, तीसरा केस देखिएगा, एक महिला जो है, एक लेडी है, मतलब, और आप एक आईएएस अधिकारी, मतलब आईपीएस हैं, आपके पास एक महिला आती है, बोलती है कि ससुराल में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, लोगों ने मुझे मारा है, ठीक है, और हमारे ससुराल वाले बहुत मजबूत हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल उनका बहुत ज़्यादा है, तो एफआईआर किसी ने मेरी लिखी नहीं वहाँ पर थाने में, इसलिए मजबूरी मुझे आपके पास आना पड़ा। अब आप कौन सा कदम उठाएंगे? डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा का शिकार है महिला, ठीक है। अब आप निर्णय करिए, तथ्य निकालिए, वो सब कैसे क्या करेंगे? जो 3 मेथड अभी आपने सीखे हैं ना, इनमें देखिए क्या करेंगे। पहला क्या है कि महिला आपके पास आई, क्यों आई? डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, और एफआईआर नहीं लिखा गया है थाने में, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल उनका ज़्यादा है, चाचा विधायक होंगे, एफआईआर नहीं लिखा गया। अब आप क्या करेंगे? आप आईपीएस अधिकारी हैं, अब आपके सामने समस्या है, तो पहला कदम आपका क्या होगा? एक एक आदमी एफआईआर लिखकर, ठीक, ठीक है, ऐसे चलते हैं, हाँ ठीक, हाँ ठीक, ठीक, आईपीएस एफआईआर नहीं लिखेगा, पहली बात ये, ठीक है। वो अब ये काम थोड़ी है, कप्तान साहब एफआईआर लिख रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है, जिन लोगों ने नहीं लिखा है, जो क्षेत्राधिकारी है, जो एसएचओ है आपका, या सर्किल ऑफिसर जो है, उससे संपर्क आप करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन खैर,
पहले और मेथड बताइए, किसी का और माइंड में आइडिया आ रहा? सेम आइडिया है, कुछ इसके अलग कुछ है किसी के माइंड में? आप सारे तथ्य देख ही नहीं रहे हो। एक महिला आती है, वो क्या बोलती है, घरेलू हिंसा हुई है, लोगों ने मारा कूटा है। कैसे करेंगे बेटा? आसपास वाले उन्हें पड़ोसी पड़ोसी कभी दुश्मनी नहीं लेते। मेडिकल, यस। पहला क्या है, आप क्या कराएंगे, उसका मेडिकल कराएंगे। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो एफआईआर नहीं लिखा गया और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। एफआईआर तो आपके हाथ में ना, 100% आपके कंट्रोल में, आप तो चेक कर लेंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा उसके साथ मारपीट हुई है? उसके लिए आप अपने एक टूल का प्रयोग करेंगे, वो क्या है, मेडिकल। भाई तभी तो पता चलेगा। क्लियर है ना? क्योंकि अगर आप दोबारा एक कमेटी बनाते हैं, जाओ वो रीजनल अधिकारी को भेजते हैं, तो हो सकता है वो सही से निर्णय ना ले। आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर दो घटनाएं चल रही। एक तो एफआईआर नहीं लिखा गया, क्योंकि वो कानूनी राइट है ना, उसका लीगल राइट है ना भाई, ठीक है, लीगल राइट है ना किसी का भी। अगर आपके साथ गलत होता है, एफआईआर आपकी लिखी जानी चाहिए, नहीं लिखी गई उसको हम देखेंगे। लेकिन दूसरा केस क्या चल रहा है कि आपके साथ क्या हुआ है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप क्या कराएंगे, मेडिकल कराएंगे। तो बहुत ही कूल टेम्परामेंट के साथ में क्वेश्चन देखा करें, ठीक है, तभी होगा, है ना। लगता है कई बार कहानी जैसा, लेकिन कहानी जैसा नहीं होता है ना। आगे लिखिएगा, हेडिंग डालेंगे, बैरियर्स इन डिसीजन मेकिंग। बाधाएं क्या हैं, बैरियर्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नंबर 1, आप आईपीएस हैं मान लिया, और डिसीजन लेना है आपको, या कोई भी अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, बस गांव में बैठे हुए, डिसीजन लेना है आपको। आपको डर किस चीज का होगा? कायदे में नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधान जी ऊपर से बैठे हुए दूर से दिखाई दे रहा है और बोल रहा है, वीडियो साहब कल ही ये राइफल लाया हूं, आप देखो कैसी है, कानपुर से आया हूं, रात में ही पहुंचा हूं घर। अब बोल रहे, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मतलब क्या है, अगर आप डर गए तो भय किसी भी टाइप का अगर है तो सही में डिसीजन मेकिंग वो काम नहीं करेगा। जब भी आप डर की कंडीशन में हैं तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, फियर हो जाएगा। लिख लीजिएगा, डर हो जाएगा, फियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, फियर नहीं होना चाहिए। पहला बैरियर क्या है, मतलब पहला आपका फियर हो जाएगा, भय हो जाएगा, ठीक है। क्या अगर मन में डर है तो क्या सही डिसीजन मेकिंग हो पाएगा? दूसरा क्या होना चाहिए, एक मान ली कोई दोस्त है और उसने बोला कि कल समस्या, आपकी क्या समस्या, हमने बताया कि मुझे जो है गाजियाबाद जाना सुबह 5 बजे और मेरी स्कूटी खराब है, ये समस्या है। तो उसने बोला, अरे क्या बात करती है, सुबह ही मेरी स्कूटी तुम्हारे घर के सामने लगी होगी, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। तो और आप डिसाइड कर लिए, पापा को बोलते, नहीं नहीं पापा आप कार मत मैनेज करिए, मेरा दोस्त स्कूटी लेके आ जाएगा। अब वो आया नहीं। मतलब क्या है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, झूठी उम्मीद किसी भी टाइप की, या मतलब आपके पास है एज ए इनपुट, तो आउटपुट हमेशा क्या होगा उसका, खराब होगा। तो दूसरे भाई क्या हो जाएगा, झूठी उम्मीद हो जाएगा, है ना। और इसमें एक एग्जांपल दिया था, एक बुक में पढ़ा होगा बचपन में, शेख चिल्ली वाला। शेख चिल्ली ने डिसीजन क्या लिया था, एक बंदा था शेख चिल्ली, वो एक मुर्गी का बच्चा लेके आता है, तो कल्पना कर रहा था, मतलब वो बच्चे खेल रहे हैं, वो बैठा चारपाई पे देख रहा, और कल्पना में क्या है कि ये बच्चे बड़े होंगे, फिर मुर्गी अंडे देगी, अंडे से और बच्चे आएंगे, और अंडे और बच्चे, फिर मैं फैक्ट्री खोलूंगा अंडे की, फिर हैदराबाद तक सप्लाई करूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, दुबई में अंडे भेज रहा हूँ, ये हैं 50 ट्रक मेरे चल रहे हैं। अचानक गली का कुत्ता आता है, उसका बच्चा जो मुर्गी का उठा लेता है, एक ही बच्चा छोटा उठा लिया उसने। वो बच्चा नहीं मारा कुत्ते ने, क्या मार दिया, उसका पूरा एम्पायर खत्म कर दिया। तो झूठी उम्मीद है ना, आप बात समझिए। मतलब कभी भी अगर कोई आपको बोले नहीं यहाँ पे एक किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आईएएस बनना लगभग तय, और जिसने लिखी वो बन नहीं पाया, और आप फिर भी खरीद लाए, और आप बोले नहीं सर अगली बार मैं वर्दी में आऊंगा, और गाड़ी कहाँ पे खड़ी करूँ सर, सोच नहीं पा रहा हूँ। तो सोचने की जरूरत भी नहीं है,
तो मतलब जब भी डिसीजन मेकिंग ले, पहला डर नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई भी ऐसी होप ना हो जो खोखली हो, है ना। तीसरा आप देखिएगा, तीसरा वाला लिखिएगा, अज्ञानता। अज्ञानता में 3 चीजें हैं। पहला क्या है? तथ्यों का अभाव। दूसरा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का अभाव। जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस। ये 3 चीजें जिस व्यक्ति में होती हैं उसको अज्ञान माना जाता है। तथ्य नहीं पता, सूचनाएं नहीं पता है और जानकार नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है? अज्ञान होता है। तो अगर ये तीनों चीजें, भय, झूठी उम्मीद और अज्ञानता, तीनों चीजें आपके ऊपर हावी हैं और आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप सोचिए ऐसा व्यक्ति कुछ भी डिसाइड कर रहा, मतलब हालांकि बोलना नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी मैंने बनाई हुई या घर वालों ने एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे बना के दी है, पहले लोगों ने बहुत अच्छे चलाए, लेकिन मैं डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई टाइट नियम बना रहा हूँ, तब तक दूसरा सहयोगी हड़का दे रहा। अगर तुमने ये जो पार्टी मतलब ये नियम बनाया तो हम तुम्हारे साथ नहीं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तो क्या मैं कभी डिसीजन मेकिंग कर पाऊंगा? मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो डर नहीं होना चाहिए, जो डर गया वो फिर खत्म है। इसलिए अधिकारी बहुत टाइट होते हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल अलग से व्यक्ति है, दिल्ली में है, सही गलत झूठ असत्य सत्य वो अपनी जगह है, लेकिन डरता नहीं है। एटलीस्ट तुरंत माइक पकड़ेगा, बोल देगा मोदी जी मुझे जेल भेजो। अब इतनी इच्छा है तो हो सकता पूरी हो जाए, है ना। आगे देखिएगा, है ना। अगला एक केस समझिए। ये केस क्या है कि एक रूम में 2 व्यक्ति रहते हैं, मतलब दोनों बच्चे मान लिए, ठीक है। एक ऐसा 2 लड़के दोनों दोस्त हैं, एक साथ रूम पार्टनर हैं, और एक बंदा ऐसा है जो सिंगिंग वगैरह करता है, गाने वाने गाता है, और दोनों तैयारी करते हैं। दोनों ने यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन की है, दोनों पढ़ने में ठीक ठाक है। एक 100% जो है वो तैयारी करता है, एक थोड़ा सिंगिंग भी कर लेता है, सिंगिंग करता है, गाने वाने गाने का शौक है उसको। अब कल एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का, आज रात में लक्ष्मी नगर में नुबिन, वो क्या नाम उसका, जुबिन, क्या नाम है, नोटियाल टाइप, अच्छा गाना गाता है ना वो आजकल, वो आ गया मान लिया। लता दीदी तो रही नहीं है, कोई और आ गया, है ना। अब उसके रात में मन लगेगा पढ़ने में, क्योंकि जिस फील्ड से वो है, सिंगिंग वाले से, और उस एरिया के एक बंदा आया हुआ है गाने गा रहा, क्या रात में उसका मन लगेगा? उसे क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तब तो कोई बताएगा देखिए नोटियाल ने गाना गाना चालू कर दिया है। गाने का पहला मुखड़ा ये है, लोग बहुत ताली बजा रहे हैं, क्या आपकी आत्मा यहां बैठेगी? तो क्या करना चाहिए? पहले 2 मिनट गाना सुन के आ जाए। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति जहां इंटरेस्टेड होता है ना, उसके लिए वो बड़ी बात है। मान लीजिए अगर आप क्रिकेट में हैं, विराट कोहली यहाँ पर आया हुआ, तो आप विराट कोहली मिलने जाएंगे? ऑब्वियसली बात जाएंगे भाई, जिस आदमी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कॉमन होता है वो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आज वो सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे या एग्जाम की तैयारी करे? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? मुंबई जाना है। जैसे आईएएस अभिषेक का नाम सुना होगा आपने, जॉब मतलब तो निकाल दिया गया उन्हें, एक एल्बम वगैरह कुछ लेके आया शायद, ऐसा कुछ हुआ। हाँ उसी टाइप का आदमी है। खैर, तो इस बेचारे को क्या करना चाहिए? ये भी आईएएस वही अभिषेक सिंह बनी है, क्या करना चाहिए? गाने सुनने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। देखिए अब जो यूपीएससी ने क्या माना है, मतलब जो आंसर है कि इसमें सिंगिंग सुनने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ सुनने से आपका जो है लाइफ की जो समस्या है, जो कैरियर है वो नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कल सुबह उठ करके एग्जाम की तैयारी अपनी करनी चाहिए, एग्जाम देके आना चाहिए कल, उसके बाद अपना गाना वाना गाइए, ठीक है। हाँ प्रेफरेंस क्या है, प्रायोरिटी वाला मामला है। लेकिन यहाँ पर देखिए एग्जाम देने जाओगे तो गारंटी है, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए आपका, लेकिन गाना सुनने गए, जुबिन बुला ले, नहीं ऊपर आ जाओ भाई, ये आ गया स्टार, यही है स्टार, है ना, रोड से उठा के हम स्टार बना देते हैं, ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं ना। ये है। खैर अगला देखिएगा, एक होता है मानसिक लघुपथ, मेंटल शॉर्टकट डिसीजन मेकिंग में, ये बहुत बड़ा बैरियर है। मानसिक लघुपथ, मेंटल शॉर्टकट
ये सबसे बड़ा बैरियर है, ये बाधा है। कारण क्या है, बाधा क्यों है, देखिए। ठीक, जैसे कोई भी अगर बड़ा काम आप करना है ना, मान लीजिए समुद्र में कूदना है या तालाब में तैरने की बात की जाए और आपको तैरना नहीं आता है, तैरना है मान लिया, तो लोग आपको क्या दिखाएंगे? एक व्यक्ति ऐसा होगा वो हाईली मोटिवेटेड, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते, यस यू कैन डू इट, लोग बोलते नहीं, अरे पूछ लो क्या करने आए हो, नहीं तुम कर सकते हो, अरे पता तो कर लो कम से कम, है ना। तो आप देख किसी ने बोला नहीं आप तैर सकते हो, एक काम करो बस रेडी हो जाओ, चलो ठीक है कपड़े चेंज करो और कूद जाओ, और बिल्कुल तैरो। करना क्या है, पानी को ऐसे हटाना फिर ऐसे हटाना, ऐसे पार हो जाओगे और होगा कुछ नहीं है। डूबने में माइक्रो सेकंड लगते हैं, ये है वो, पूरी फिलॉसफी बढ़ा दी और आपको कूदा दिया। एक ही पहलू दिखाया उसने आपको कि आप कूदेंगे थोड़ी समस्या होगी, लेकिन तुम क्या हो, एक योद्धा हो, है ना, तुम कर जाओगे, महाराणा प्रताप अगले तुम ही हो, है ना, तुम कूद गए, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो होना था तुम्हें निकालने के लिए 3-4 लोग और कूदेंगे, भाई यही होगा ना। जो व्यक्ति क्या करता है कि समस्या का सिर्फ एक एस्पेक्ट देखता है, मतलब नहीं नहीं हो जाएगा सर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, जिसके माइंड में कभी विचार नहीं आता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो हमेशा शॉर्टकट को लेकर के चलते हैं। ब्रॉड एनालिसिस अगर नहीं करेंगे तो आपका डिसीजन किस पर आधारित रहेगा, मेंटल शॉर्टकट पर। मतलब इसकी पहचान क्या है कि फोकस हमेशा क्या होता है, सिंगल साइड पर, फोकस ऑन सिंगल साइड, लिख लीजिएगा, एक तरफ ही ध्यान रहता है, फोकस ऑन सिंगल साइड, बाकी साइड से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए मेंटल शॉर्टकट को एक बैरियर, एक बाधा के रूप में चुना जाता, मतलब कहा जाता है कि एक बाधा है। हो सकता आपने भी इस टाइप की चीज़ देखी हो, तो कहा जाता है ना जब आप ऑफिसर बनेंगे तो समस्या का समाधान कई तरीके से किया जाता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। जब आप अगर मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो आपको 2 प्लान लेके चलना ही पड़ता है। किसी एरिया को मान लीजिए लोगों ने अगर घेर लिया है तो प्लान ए ये रहा, प्लान बी क्या है आपका, वो है ही नहीं सर, ए में ही नहीं बचेगा। लोग बोलते हैं हाईली मोटिवेटेड, सर ए में ही नहीं बचेगा कोई, है ना। तो कौन नहीं बचेगा, सिपाही आपके, पता तो कर लीजिए। और जहां पर प्लान ए होता, जैसे मुंबई में हमला हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था ना, वो तो रैंडम हो गया, ठीक है, जो अधिकारी आए उनके प्लान बी बनाने के मतलब टाइम ही नहीं मिला। अभी इजराइल में आप देखिएगा, हमास ने जो अटैक किया ना, तो उन्होंने रैंडम एक साथ इतनी सारी शायद 5,000 मिसाइलें एक साथ फायर कर दी, और उनका प्लान ए क्या है, जो आयरन डोम है वो क्या करेगा, वो लिमिटेड मिसाइल्स को तो कंट्रोल कर सकता है। प्लान बी क्या था, अगर बल्क में मिसाइल फायर कर दी जाए तो प्लान बी क्या है आपके पास, नहीं है, नतीजा ये लड़ाई अभी भी चल रही नहीं है अभी समझा। तो सही तरीके से क्या होता है, प्लान ए के साथ में प्लान बी भी होना जरूरी है। अब यहाँ पे अलग अलग लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो क्या बोलते हैं, नहीं अगर विकल्प है तो संकल्प कमजोर है। वो बातें अपनी जगह है, लेकिन जब आप समाज लेके चलते हैं ना, यहाँ पर आपकी एक लाइफ है और समाज में बहुत सारी जिंदगियां होती हैं, तो आपके पास विकल्प रखना पड़ता है, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर तो ऐसे लगते हैं ना, इसका भयंकर टाइप होते हैं, है ना। एक अभी स्पीकर वो ना हल्का सा जो मोटा टाइप है जो बहुत तेज बोलता है, विवेक, विवेक ना, उस पर उसकी वाइफ ने केस कर दिया। मैं देख रहा था उसकी वाइफ ने, उसने अपनी वाइफ को पीटा, है ना, पता नहीं सच्चाई क्या है, आई डोंट नो, वो एक वीडियो देखा था। अगर ऐसा आप सोचिए, यही आदमी टाई में लगा के आ जाता है, फिर मैंने सारे वीडियो उसके देखे। मंजिल को क्या करना है, मतलब इनसे पूछो सही, जैसे दवा क्या, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई दे दी, आ जाओ लो बेटा दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, पूछ तो लोग कौन से मरीज, मतलब मर्ज क्या है। और ऐसे ये मोटिवेशन स्पीकर, नहीं नहीं तुम करो तुमसे होगा, क्या होगा ये नहीं पता है ना। तो खैर आगे लिखिएगा, एक और व्यक्ति है उनका नाम लिखेंगे। ये बोलते हैं, एक तो इनकी एक बड़ी प्यारी सी लाइन ये है कि ये बात कहते हैं कि फैक्ट्स जरूरी हैं, बोलते हैं फैक्ट्स क्या है, जरूरी हैं,
लेकिन इनके साथ में इमोशंस का होना भी जरूरी है। तो एक प्रश्न यह है कि फैक्ट के साथ में इमोशंस की बात कौन करता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और एक व्यक्ति क्या था, साइमन क्या थे, फैक्ट। अगर सोशल डिसीजन या सोसाइटी के लिए कोई डिसीजन करना है तो आपके साथ फैक्ट के साथ में क्या होना चाहिए, इमोशंस भी होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात देखिएगा, है ना, अगली बात क्या बोलते हैं, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना, जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। एक चरण कंप्लीट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर स्टेप बाय स्टेप लेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। और ये स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग जब आप करते हैं तो इसको ब्रांच टेक्निक भी कहा जाता है, शाखा तकनीक भी या शाखा विधि भी कहते हैं। तो ब्रांच टेक्निक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो लिन ब्लूम्स ने दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला कि छोटे छोटे स्टेप से अगर डिसीजन लिया जाए तो ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि आपको अगर कोई कमी है या कुछ इस टाइप से रिसोर्सेज की कमी है, संसाधनों की कमी है, तो फिर आप इसी मॉडल के माध्यम से सही निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे आप देखेंगे ये सब इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, अब ये आपके बिहेवियर में आ गए। जब बने थे इनका उद्देश्य क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। जैसे आप 5 ईयर प्लानिंग की बात आप जब करते होंगे, पंचवर्षीय योजनाएं, तो 5 वर्ष ही क्यों चुना गया, प्लानिंग क्यों करते हैं? अच्छा, प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट करते हो, प्लानिंग का चुनाव क्यों किया गया, वो भी स्टेप बाय स्टेप, 5 वर्ष में ये काम करेंगे, अगले 5 में ये करेंगे, अगले 5 में ये करेंगे, अगले 5 में ये करेंगे, इस तरीके से डिसाइड किया गया। तो ऐसा क्यों करते हैं, टाइम पीरियड को डिफाइन क्यों किया जाता है, प्लानिंग क्यों करते हैं? साधारण सी बात है, प्लानिंग के पीछे कारण क्या है, कुछ गोल्स को, हाँ इफेक्टिव होता है, हाँ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के पीछे एक कारण और है, शॉर्ट टर्म इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है, संसाधन की कमी है, पैसा कम है ना, मैन पावर कम है, तो आप क्या करेंगे, आपके गोल जो भी रहेंगे आप क्या करेंगे, छोटे छोटे गोल अपने डिसाइड करिए। अगर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तब फिर आप क्या कर सकते हैं, समय अपना बढ़ा सकते हैं। अगला लिखेंगे, है ना, एक और व्यक्ति हैं, तो खैर लिखिएगा आप, है ना, डेल्फी मेथड का नाम सुना होगा आपने, ये क्वेश्चन आया हुआ है, डेल्फी मेथड। एक है डेल्फी विधि, डेल्फी मेथड, लिख लीजिएगा क्या है। असल में जो डेल्फी टर्म है ये यूनानी शब्द है, ठीक है, या इसको कहा जाता है गुड लक, डेल्फी को कहते हैं गुड लक, डेल्फी का मतलब है गुड लक। ठीक है, ग्रीक टर्म मतलब बेसिकली ये क्या है, ग्रीक टर्म है, ग्रीक शब्द है डेल्फी, जिसका अर्थ होता है गुड लक। कई लोग मानते हैं जो पूर्वज मर गए, जो नहीं रहे, है ना, तो उनकी दुआओं का असर रहता है, उस असर को हम डेल्फी बोलते हैं। तो जो बुजुर्ग जो नहीं रहे, उनकी आत्माएं जो आपको ब्लेसिंग देती हैं वो क्या है, डेल्फी, मतलब गुड लक की बात की जाती है। और गुड लक की अगर बात करेंगे इसका मतलब क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। खैर इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप रहेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे, और ये सब एक साथ मिलकर के डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो डेल्फी मेथड में एक समूह जो है एक साथ मिलकर के डिसीजन मेकिंग का काम करता है, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, है ना। तो जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो टाइम कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर एक घर में ही फैसला करना हो कि शाम की सब्जी क्या बनेगी और सब लोग अपनी अपनी राय दीजिए, तो शायद जब तक सब्जी बनने का समय आएगा तब तक जो है, हाँ, ब्रेकफास्ट का टाइम आ जाएगा। और आप देखिए इसको, अगर आप
जो एक एग्जांपल दे सकते हैं, जब प्लानिंग कमीशन जो काम करता था, प्लानिंग कमीशन किस तरीके से काम करता था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सब कुछ, प्लानिंग कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो प्लानिंग बन गई उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब नीति आयोग आया है तो नीति क्या करता है? सारे राज्य मिलकर, सब हम लोग भाई भाई हैं, आपस मिलकर के प्लानिंग बनाएंगे। बना लीजिए, कौन सी प्लानिंग आई हुई है अभी? नीति आयोग के पास कोई प्लानिंग नहीं। क्या फिर क्या करोगे? रिपोर्ट जारी कर दिया, इंडेक्स जारी कर दिया, उत्तर प्रदेश अच्छा कर रहा है, अरे वो तो कर ही रहा है। हाँ ना, जो सम्मिलित होना वो अलग उद्देश्य था, लेकिन डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। वो अलग बात है, मान लिया अलग बात है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है वो किसकी थी? आपकी केंद्र सरकार की थी। ठीक है, तो डेल्फी मेथड में क्या होता है कि एक समूह, एक ग्रुप जो है मिलकर के डिसीजन मेकिंग करता है, और जहां पर ग्रुप आ जाएगा वहां पर समय आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, ये है। आगे देखिएगा, है ना। अब कुछ प्रिंसिपल्स और हैं, वो लिख लीजिएगा। इफेक्टिव है, दो फील्ड है। अगर साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, जैसे कोविड की वैक्सीन बनानी है तो डेल्फी मेथड, 4 साइंटिस्ट बैठे हुए वहां पर है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी है तो डेल्फी मेथड, है ना, ये चीज़ है। कोई बहुत सीरियस इशू अगर है आपका तो डेल्फी मेथड। ठीक है, ये है। जैसे अभी आप देखिएगा, अगर मान लीजिए कुंभ मेला है, होना है ना, या कोई बड़ा इवेंट जैसे लोकसभा चुनाव होना है तो डेल्फी मेथड। क्योंकि बहुत सारे लोग आइडियाज देंगे ना कि ऐसे कराएंगे ताकि दिक्कत नहीं होगी, वो सब चीज़ें वहाँ एक आदमी नहीं करेगा। हाँ हाँ, दोनों होता है। ठीक है, ये। खैर अगला लिखिएगा, इसका बेस लिखिएगा। क्या आधार और होना चाहिए? जो सामान्यतः लोग मानते हैं जो बेस है, जो आधार है डिसीजन मेकिंग का, वो आधार क्या क्या होना चाहिए? अगर हम कंक्लूड करें तो नंबर 1, जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो वैधानिक होनी चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए हर एंगल से। आपने डिसाइड कर लिया है कि अपने बच्चों को आप डकैत बनाएंगे, डाकू बनाएंगे, क्या ये वैधानिक है? मतलब कुछ भी कर लिया कि नहीं, कल से कुछ काम नहीं मिल रहा, चोरी करेंगे। चोरी क्या वैलिड है समाज में? तो आपको याद क्या रखना है कि डिसीजन मेकिंग शुड बी वैलिड, ऐसा आपको। और फिर उसके बाद में इसका कोई ऑब्जेक्टिव भी तो होना चाहिए, उद्देश्य भी तो होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है। एक उद्देश्य नहीं है, जब उद्देश्य ही नहीं है तो क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे? टाइम पास हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद में आप देखें वो वैलिड भी होना चाहिए। और तीसरी बात आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राइट टाइम, उचित समय इसमें शामिल होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में राइट टाइम की बहुत जरूरत होती है। एक व्यक्ति आए और वो अगर मुझसे पूछे कि सर मुझे अपने बेटे को जो है यूपीएससी की कोचिंग करानी है, आप बताइए कैसे तैयारी करें, एनसीईआरटी कब पढ़वाएं, सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, ऑप्शनल क्या रखवाएं, नोट्स वो कैसे बनाए, 2 घंटे सारा बैठा, सब कुछ मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने पूछा बेटे को लेके आइए, कि सर बेटा तो अभी हुए नहीं। तो ये राइट टाइम है उसका? मतलब समय खराब हो गया ना। फिर बात समझिए कि जिस चीज की जरूरत है समय के आधार पर चीजें आपकी होनी चाहिए, है ना, ये है। उसके बाद आप देखिएगा मैक्सिमम बेनिफिट, ये होना चाहिए। सोशल होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए। ये सोशल, सामाजिक भी होना चाहिए। और रेशनल, तार्किक, सामाजिक और तार्किक दोनों होना चाहिए। मैक्सिमम बेनिफिट, अधिकतम लाभ की मतलब दशा होनी चाहिए, और सामाजिक होना चाहिए, और तार्किक, रेशनल भी होना चाहिए। ठीक है। अब एक बात बताइए, एक मॉडल है आईएएस अधिकारी का या प्रशासनिक अधिकारी का कि वो कैसे डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, उस पर आप विचार करिएगा, पेपर 4 में भी काम आएगा। देखिए, अगर एक आईएएस अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, और इसको कोई भी डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मेकिंग करते समय कौन कौन सी चीज़ें उसके माइंड में होनी चाहिए, ढंग से सोच के बताइएगा। कौन कौन से इनपुट उसे मिलने चाहिए। आप आईएएस अधिकारी हैं और कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, मान लिया कि आपके यहाँ पर बाढ़ आ गई,
समस्या है, फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के आपको डिसीजन मेकिंग करना है, तो आपके माइंड में कौन कौन चीजें आनी चाहिए ताकि इफेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए? तो पॉइंट वाइज बता दीजिए, है ना, इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ नोट कर लीजिए, फिर बताइए आराम आराम से एक एक करके। हाँ ठीक है। अरे रिसोर्सेज मतलब टूल्स क्या क्या है आपके पास? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा सारा, बिल्कुल ठीक बात है। बात समझिए, आप आईएएस अधिकारी हैं, मतलब प्रशासनिक मॉडल क्या होता है बेसिकली, है ना, आप आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया, तो आप बताइए अगर कोई भी डिसीजन, मान लीजिए एग्जांपल में हमने फ्लड मैनेजमेंट की बात यहाँ पर करी है, तो क्या क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए? अरे अभी फ्लड मैनेजमेंट की बात करें, बाढ़ प्रबंधन है, बाढ़ आए ही ना, तो बचाव की बात नहीं कर रहे हम लोग। नहीं, ढंग से सोच के बताइए। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से पढ़ सकते हो, लेकिन ये चीजें आदमी अपने विवेक से बताता है, ठीक है, जितना सीखा है। कहीं मोहम्मद बिन तुगलक जैसी हरकत तो नहीं कर रहे हो, है ना? तो हाँ, पॉइंट वाइज नोट करके बताइए। अच्छा ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, जब आप आईएएस अधिकारी हैं तो साइमन की बात को लेके चलेंगे थोड़ा सा, खासकर फ्लड की बात करेंगे, है ना, तो साइमन को फोकस रखेंगे। साइमन क्या करते हैं कि सारी बातें अगर मानेंगे तो आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाएंगे ना अपनी बात से, कि नहीं ठीक है, हमने अपना डन कर दिया सारा कुछ, सिर्फ सोशल नहीं होना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये आप लिखेंगे, तथ्य तो आ ही जाएगा माइंड में, तथ्य होना चाहिए, लिखिएगा। पहला क्या होना चाहिए? प्रशासनिक अधिकारी कोई अगर है, आईएएस अधिकारी अगर कोई है, तो फैक्ट, इंफॉर्मेशन, सूचना, और मैं चाहता हूं, हाँ बताओ क्या तीसरा क्या रहेगा? टूल्स, बिल्कुल टूल्स रहेंगे। अब मान लिया टूल में मैंने बोला कि नहीं, लगा दो 70 हेलीकॉप्टर, 70 हेलीकॉप्टर, योगी बाबा क्या करेंगे? पहले इस अधिकारी का घर तोड़वाएंगे। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है? लागत, ठीक है, क्योंकि पैसा जनता का है, सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, और आज की बात अगर देखें, पर्यावरण, नहीं तो एनजीटी वाले घर पे आ जाएंगे नोटिस लेके, है ना। और उसके बाद में ऑप्शंस क्या क्या हैं, विकल्प, कुछ और विकल्प हैं आपके पास, ठीक है। एंड फिर आप देखेंगे कि जो टूल्स, जो उपकरण हैं आपके पास उपलब्ध, क्योंकि ये चीजें होती हैं लिमिटेड, कॉस्ट क्या होती है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फंड क्या होता है? लिमिटेड होता है। कुछ भी नहीं बोल देंगे कि सर जर्मनी से मशीन मंगा लीजिए, फ्लड 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, जर्मनी से लाएगा कौन, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना होगा यहां पर डिसीजन मेकिंग किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल, अपर लेवल, लोअर लेवल, दोनों को मिलकर के काम करना है। और ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग स्थानीय लोकल ऐसे होते हैं जो आपसे ज्यादा जानते हैं, है ना। उत्तराखंड वाली घटना याद होगी, 13 वाली, ठीक है। जैसे कई जो बुजुर्ग टाइप लोग होते हैं ना, ओल्ड एज वाले, वो लोग बोलते हैं जब चींटियां अचानक ऊपर चढ़ने लगे ना जून में, तो समझ लेना बाढ़ ज्यादा आएगी या पानी ज्यादा आएगा, इस टाइप का।
तो उत्तराखंड 2013 की बात है, एडीएम साहब को फ़ोन किया गया था, शायद ये मैंने कभी घटना बताई हूँ आपको। तो किसी लोकल बंदे ने, चरवाहा टाइप था, उसने फ़ोन किया कि सर कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसने एडीएम साहब दिल्ली से गए थे, बड़ा करने गए थे। तो ना ठीक है, अच्छी बात है, आप चचा आराम करो, सब ठीक है, आप जागरूक व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, 100 लॉल दे देंगे आपको, है ना, खुश रहो। शायद 2 दिन लगे होंगे, फ़ोन आया उनके प्रशासन के, सर यहाँ सब बह गया, बहता हुआ आ रहा है, पूरा लेक जो है वो फट गई और कई डेड बॉडीज बहती हुई चली आ रही। एडीएम साहब बेहोश हो गए। यूपीएससी ने सॉरी बोला था, इतना कमजोर व्यक्ति हमने कैसे सेलेक्ट कर लिया, सूचना सुनते ही बेहोश, इस तरीके से किसी ने बताया होगा। अब मतलब क्या है कि आपको लोकल लोगों की भी बात क्या करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ना, वो उन्हें पता चलता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बादल देख के अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा बारिश इतनी होगी, कौन सी मशीन लेके बैठे, खैनी खाते खाते बता दिया कल बारिश हो जाएगी। अरे आर्यभट्ट से कम थोड़ी है, अनुभव है वो ना, तो उनके अनुभव का आपको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये सब तो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ये आपको याद रखना। तो इतने फैक्ट्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। अब ये बातें हैं, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, मान ली कोई आईआईटी वाला चला गया, उसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अब अगला केस देखिएगा, एक केस स्टडी है, मैं सुना रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर में आपने की होगी। एक मरीज से फोन, मतलब एक हॉस्पिटल से फोन आता है कि एक मरीज की डेथ हो गई, और आप यही सब सारी चीज़ें रखिएगा। हॉस्पिटल फोन आया कि एक जो है पेशेंट था, उसकी डेथ हो गई, उसके रिश्तेदार जो है अब डॉक्टर को कूट रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही से जो है वो डेथ हुई है। आप जो है पुलिस अधिकारी हैं, आप क्या करेंगे, तसल्ली सोच के बताइएगा, ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। भाई फैमिली में किसी की डेथ हो जाएगी और कोई बता दे नहीं डॉक्टर ही नालायक है, बेशक अच्छा हो बेचारा, लोगों ने बता दे नहीं बहुत नालायक डॉक्टर, कई लोगों को ऐसे मार चुका है, तो आप लोग उसे कूटना चालू कर दोगे। पोस्टमार्टम कराएंगे, ठीक है, पहले जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कैसे डेथ हुई है। चलिए, और डॉक्टर को बचाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, और कोई, ठीक है, ठीक है। देखिए 3 लोगों ने बताया, तीनों अलग अलग डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आंसर है, और कोई बताएगा प्लीज, आराम से बताइए सोच के, है ना। देखो ये सब वो केसेस है जहां पर आपका अपना विवेक चलता है, अपना माइंड चलेगा, यहाँ पे किताबों में कुछ नहीं मिलेगा। क्या करेंगे, खड़े खड़े देखेंगे, तो पोस्टमार्टम दोनों को कराएंगे, मरीज और डॉक्टर दोनों का, क्योंकि जब डॉक्टर को नहीं बचाएंगे, देखिए पहली बात समझिए, अगर आप अधिकारी हैं तो जो क्राइम हो गया है उसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन दूसरा होने से बचाया जाता है। अभी कुटाई किसकी चल रही, तो पहले जाएंगे डॉक्टर को बचाएंगे, पहला काम तो ये होता है, क्योंकि जनता मतलब डिसाइड नहीं करेगी, है ना, उसको पनिशमेंट देना है तो उसके लिए हमारे यहाँ अलग व्यवस्था है, पहला काम ये करेंगे सबसे पहले, उसके बाद पोस्टमार्टम करना, वो करना, जो कुछ यहाँ देखा ही जाएगा। आप कानून का मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, आपको करना क्या है, जो क्राइम हो गया है वो तो नहीं वापस कर सकते ना भाई, उसकी डेथ हो गई, जिंदा नहीं कर पाएंगे ना उसे, अभी डॉक्टर को बचा लीजिए, वरना इसका भी उनको देखना पड़ेगा बाद में, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लोग मार रहे हैं डॉक्टर को उससे बचाएंगे, उसके बाद आपका जो भी लीगल प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखा करो चीज़ें क्या है ना, यहीं पर आपके इमोशंस मतलब देखी जाती हैं, ठीक है। जो सिस्टम दिया गया है ना उसके तहत, ऐसा कुछ नहीं होता आईपीएस बन गए तूफान मचा देंगे, पर देखना मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करोगे भाई, सिस्टम है पूरा, अगर कुछ करोगे तो खबरों में रहोगे कि चंबल में जो है ट्रांसफर कर दिया गया है ना, ये सब हो जाएगा। वहाँ पुष्पा जैसे लोग हैं जो झुकने को तैयार नहीं, है ना, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। उसके बाद कुछ भी, यहाँ प्राइमरी उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्टर बचाना, ठीक है।
अब एक केस और है ना, वो देखिए जरा। अगर आप एक कंपनी है मान लिया है ना, एक कोई कंपनी है, यहाँ पर खुद सोचा करें और बहुत आसानी से, ये चीज़ें किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, आफ्टर सिलेक्शन यही सारे केसेस आपके पास आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सोचिए कि आप अधिकारी हैं। अब देखिए एक कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या चेयरमैन का ग्रुप है उसमें 3 लोग हैं, सबसे अपर पोस्ट में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। कंपनी एबीसी है, दिल्ली सरकार ने ऐसा बोला है कि इस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है। कौन सी कंपनी है? एबीसी। इसके जो अपर ऑफिसर्स हैं या पार्टनर्स कह सकते हैं है ना, या चेयरमैन कह सकते हैं, तो 3 लोग चेयरमैन बना दिए या कुछ भी कर दिया, डायरेक्टर है। तो ये कंपनी करप्शन में देखी गई, भाई ने करप्शन किया है। तो अब इसको मतलब इसकी जांच कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी बनानी है सरकार को, गवर्नमेंट को, ये बाई गवर्नमेंट। लेकिन केजरीवाल को लगा है कि जो मिस्टर ए हैं ये बहुत ही काबिल आदमी है, इसको इस कमेटी में रहना चाहिए। समझ आई बात नहीं? अब मिस्टर ए के ऊपर डायलेमा आ गया है, मतलब धर्म संकट है कि उनकी कंपनी पर ही ब्लेम लगा है कि ये करप्ट है और उनको ही चेक करना है। तो मिस्टर ए क्या क्या कर सकते हैं? क्लियर बता देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, एक एक आदमी, हाँ। पहले क्या बताएंगे कि कंपनी खराब है, हाँ। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या, हाँ, कंपनी से, कमिटी से, ठीक है। और कोई बताएगा? हाँ, ठीक। देखिए COP 28 मैंने बताया होगा शायद। COP 28 जहाँ हुआ वो लोग पेट्रोलियम पर ही सबको डिपेंड है, सेल करते हैं, पैसा कमाते हैं। और वही लोग क्या बोल रहे हैं, मैं पेट्रोलियम बेचने को तैयार, बेचता ही हूँ, सेल करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेट्रोलियम खरीदना और प्रयोग करना गुनाह है। क्या मैं सही बोल पाऊंगा? क्योंकि मेरी रोजी रोटी किससे चल रही? मैंने बताया ना COP 28 ये भी एक अजीबी केस हो गया ना। तो आप बात समझिए, इसमें सबसे पहला काम क्या है कि उस गवर्नमेंट ने चुना है, सरकार मतलब जनता, तो इनसे ऊपर तो आप है नहीं, तो कमेटी से बाहर तो नहीं जाएंगे। अगर आप जाते हैं इट मीन्स कि आप जागरूक नहीं हैं, आप सोशल नहीं। आपको चुना गया, समाज को आपकी जरूरत है, तो कमेटी का तो पार्ट बनेंगे, रिजाइन आप कहाँ से करेंगे? समझ आई बात? ये है, हमेशा याद रखिएगा, जनता हमेशा ऊपर होती है, ठीक है। अगर आपको सरकार चुनती है, गवर्नमेंट ने कोई काम दिया है, तो आप अगर उसके काबिल हैं तभी चुनेंगे। तो फिर आप सबसे पहले किसके साथ रहने वाले हैं? गवर्नमेंट के साथ रहने वाले, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है मेंस में जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ कभी भी नहीं जाते, कभी नहीं जाएंगे। मोदी जी ने कितनी भी खराब पॉलिसी लेके आए हो, तारीफ ही करनी है। अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ और ऐड हो जाए, तो बताएंगे सर अगर ऐसा होगा तो और अच्छी हो जाएगी। अच्छी तो है, ये काम अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये नहीं सर बहुत ही खराब है, इस पॉलिसी से क्या होगा, पैसा खर्च हो जाएगा, ये सब लिखोगे तो बगावत करने वाले अधिकारी उन्हें चाहिए ही नहीं। चलिए भाई आगे देखते हैं, है ना। लिख लीजिएगा, अदर बैरियर्स इन डिसीजन मेकिंग। अन्य बाधाएं क्या आती हैं वो देखिएगा। अदर बैरियर्स इन डिसीजन मेकिंग, पहला लिखिएगा विकल्पों का चुनाव, ये भी एक बैरियर होता है, बाधा होती है। एंड समस्या का चुनाव, ये भी कई बार बाधा हो जाती है ना। एंड समय बैरियर का काम करता है।
बजट बैरियर का काम करता है, एफर्ट्स प्रयास ये भी बैरियर का काम करता है, ये तीनों भी बैरियर होते हैं। जैसे अल्टरनेटिव्स का चुनाव करना, ये भी बाधा के रूप में हो जाता है, कई बार किसे छोड़े किसे ना छोड़े, यहाँ पर भी इंटेलिजेंस का मतलब प्रयोग किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं एक साथ हैं तो पहले किस पर ध्यान दिया जाए, तो ये चुनाव भी एक टाइप से बाधा हो जाता है। टाइम कम मिले, समस्या बड़ी हो, तो ये भी बैरियर का काम कर सकता है। बजट लिमिटेड होता है, कितने प्रयास किए जाने चाहिए, है ना। जैसे यूपीएससी में लिमिटेड मतलब अटेम्प्ट होंगे ना, यूपीएससी में कितनी 4 मतलब 6 बार बैठ सकते हैं ना, 6 टाइम। अब ये भी क्या है एक टाइप बात है, 7वीं बार मौका आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो खैर मतलब ये चीज़ें, ये अदर बैरियर्स हैं। आगे लिखिएगा, एक और मॉडल है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कल की क्लास के बाद फिर आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा सीसेट वाले। तो ये जो टाइट वाले क्वेश्चन जिससे लोग बोलते हैं ना हवा नहीं लगी कहाँ से आ गया, मॉडल कभी पढ़े नहीं होंगे सीसेट में, इतना टाइम किसके पास है। कल नहीं हो, एक दिन में तो नहीं खत्म होगा, इसमें तो टाइम चाहिए। अरे तो ठीक है, क्या होने दीजिए, स्टार्ट और होना अंत होना किसी के हाथ में थोड़ी है। क्लास होगी अपनी, चलिए, वरना होगा नहीं काम। देखो कारण क्या है, अगर पहली बार, हाँ बताओ, देखो कारण क्या है, मैं एक बात सुन लीजिए, बाकी मर्जी आपकी है। अगर सीसेट नहीं करेंगे, और आप देखिए 2017 में उन्होंने मैक्सिमम 30-35 क्वेश्चन पूछ लिए इसी टाइप से, है ना। तो ज्योग्राफी होता रहेगा, लेकिन ये जरूरी है। सीसेट जब पास ही नहीं होगे तो जीएस पास करके करोगे क्या, समझ आए बात नहीं। ठीक है, आगे ध्यान दो फिर, है ना। हेडिंग डालिए। इस बार प्रयागराज में इतनी भीड़ हुई सीसेट के लिए, बच्चे पागल हैं, क्योंकि पेपर पता है उन्हें क्या है। और जो लोग पहली बार दे उन्हें थोड़ा सा रहता है कि नहीं सर मैं तो मैथ वाली साइड से, पीसीएम मेरा ग्रुप था तो मैथ मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखिए क्या पढ़ा आपने, सेट थ्योरी पढ़ के आए हो, समुच्चय सिद्धांत वगैरह, यहाँ थोड़ी पूछा जाता है। यहाँ ये है कि 4 आदमी या 3 महिलाएं एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं, आप जोड़ते रहिए, है ना। तो इसीलिए यह है कि जो सिलेबस में है उसको पढ़ा जाए। आगे लिखिएगा, ये मॉडल है इनका, ये 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने मॉडल दिया। इनके हिसाब से इन्होंने बोला है कि टोटल जो इनके पॉइंट्स हैं, पीसीएस ने एक बार पूछ लिया था, इस मॉडल में कितने बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, वो हैं आपके 12 बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की बात एक कहते हैं। नंबर 1, इस मॉडल में टोटल पॉइंट्स कितने हैं, सेकलर हडसन मॉडल जो है ना, इसको लिख लीजिएगा हिंदी में, सेकलर हडसन मॉडल। इसके तहत या इस मॉडल में कितने बिंदु हैं टोटल, 12 है, 12। आगे देखेंगे कौन कौन से, नंबर 1 लिखिएगा प्लीज। लॉ एंड ऑर्डर की सीमाएं होती हैं, डिसाइड कर लिया पूरी रात आज डीजे बजेगा, 10 बजे के बाद पुलिस घर के बाहर खड़ी है ना। तो हमें कानूनी सीमाएं भी ध्यान में रखनी होती हैं। उसके बाद बजट, फैक्ट, इतिहास बहुत जरूरी है ना, हिस्ट्री। अगर जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं तो उसका हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का केस क्या था, उसने डिसाइड नहीं किया था, वो ज़्यादा ही मतलब कुछ लाड़ में आ गया था। उसने क्या बोला कि ये मंगोल जो मानेंगे नहीं, एक काम करते हैं, राजधानी दिल्ली है, आए दिन आ जाते हैं, हम लोग राजधानी बदल देते हैं, हमला कम होगा, फिर करेंगे विकास। क्या वो डिसीजन सही रहा, तो डिसीजन लेना अलग बात होती है, और वो बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। वो 100% किस पर ध्यान दे रहा था, फैक्ट पे ध्यान दे रहा, पढ़ा लिखा था ना। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं कई बार उनके डिसीजन सक्सेसफुल नहीं रहते। हाँ, एक क्वेश्चन पीसीएस ने पूछा था, पता नहीं सर मुझे नहीं याद है, कि कौन भारत का कौन सा महान सम्राट पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर। ये शायद देखा होगा आपने, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं, महान सम्राट।
और जब भी राहुल गांधी स्पीच देते हैं लोग क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब वो आदमी नहीं, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, काबिल है, कुछ ज्यादा ही काबिल हो गया। ज्यादा काबिल किस पे काम करेगा, तथ्यों पर काम करता है। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो संवेदनाएं भी आपकी जागरूक होती हैं। अगला लिखिएगा कॉन्फिडेंस, मनोबल। कॉन्फिडेंस, मनोबल, लेकिन कुछ ज्यादा ना हो जाए, है ना। उसके बाद यूटिलिटी, उसके बाद यूटिलिटी, देखो यूटिलिटी एंड मनोबल ये दोनों सेट एक ही साथ करिएगा। ठीक है, कि जो कॉन्फिडेंस एंड यूटिलिटी की बात करें, कई बार होता क्या है, कॉन्फिडेंस एंड यूटिलिटी है ना, देखिए मनोबल और उपयोगिता ये दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए। मनोबल लोग कई बार इतना बढ़ा देते हैं जहां आपको उपयोगिता यूटिलिटी समझ ही नहीं आती। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर लोग होते हैं ना, उनको तो सुनना ही नहीं चाहिए तैयारी समय। वो लोग क्या बोले, नहीं जो जिद्दी है वही काम करेगा। अरे कैसी जिद भाई, पढ़ने के लिए अलग टाइप। मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, पढ़ाई मन ना लगे तो 2 4 5 6 घंटे इनको सुनो, क्या कुछ हो जाएगा, किताब उठा लोगे, मुझे लगता नहीं। मतलब और आप जाना किसी आईएएस अधिकारी के उसमें चले जाना, ऑफिस में जहाँ वो काम करता है, उनसे मिल के आना, बातचीत करना, उसके बाद कम से कम वो नशा 15 दिन तक तो रहेगा ही। अगर आप सच में, अगर आपको पता है आपका गोल ओरिएंटेड अगर आप हैं तो। और ये लोग कितना भी चिल्लाते रहे, हेडफोन लगा सुन रहे हो, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सब बातें अलग हैं, है ना, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद लिखिएगा ऑफिसर्स, अधिकारी, उच्च अधिकारी, इनका भी ध्यान रखा जाता है ना। ऑफिसर की बात करें, ऑफिसर कोई है उसको ध्यान देखेंगे। उसके बाद आपका प्रेशर ग्रुप, ये आजकल बहुत ज़्यादा सरकार पर दबाव बनाते हैं। दबाव समूह आपने पढ़ा होगा, पॉलिसी मेकिंग में इनकी भूमिका बढ़ती जाती है, बढ़ रही है, समाज में ज़्यादा कनेक्टेड अपने आप को बताते हैं। प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह। अगला लिखिएगा स्टाफ मेंबर, स्टाफ मेंबर इनकी बात सुननी चाहिए। उसके बाद नेचर, नेचर ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम हाँ, जो भी कार्यक्रम आपका है जिसके लिए काम कर रहे हो उसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। उसके बाद में सबऑर्डिनेट, जूनियर्स, सबऑर्डिनेट या जूनियर्स की बात करें। उसके बाद में बिहेवियर, लोकाचार, उसका बिहेवियर क्या रहेगा, या इम्प्लीमेंट करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो 12 होगा ना टोटल। ठीक, अब एक चीज उन्होंने बताई है, ऑर्डर पता कर लीजिए किसी से। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी, पेपर 4 में पढ़ी होगी। ठीक है, ये बहुत डेंजरस है, डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, ये बहुत नुकसान करती है। खासकर ऐसा कोई केस है जिसका स्वभाव, जिसका नेचर अलग, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में अगर आप खिलाड़ी हैं, वहाँ विराट कोहली हैं, आप बल्ला लेके पहुंचो मैदान में, गेंदबाज भाग गए, कि ये इतना बड़ा खिलाड़ी से आउट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या खेल रहेगा। हर दिन नया होता है हर खिलाड़ी के लिए। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, एग्जाम मान लीजिए कोई ऐसा यूपीएससी वाला बंदा है, पहली बार नहीं हुआ, दूसरा दे ही नहीं रहा क्योंकि पिछली बार में हो नहीं पाया, इस बार भी नहीं होगा, तो क्या आपका पुराना डिसीजन आपके साथ होना चाहिए उस समय, या पहले से आपने एक इमेज बना रखी, नहीं यार ये तो होगा ही नहीं, इट मीन्स कि आप एफर्ट कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कोई भी डिसीजन मेकिंग करते समय या किसी डिसीजन पे काम करते समय आपको पूर्वाग्रह किसी भी टाइप से, पहले की इमेज, पहले का अनुभव शामिल नहीं करना है, कि नहीं पहले नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा। आपको अगर पिछला कुछ अनुभव है आपके पास तो उसे सीखिए, कमी आपकी कहाँ पर रह गई थी, इसके हिसाब से डिसाइड मत करिएगा। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी क्लास तो नहीं, आज नहीं ना क्लास कोई, हाँ बस ठीक है ना। कल से ज्योग्राफी स्टार्ट है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आगे कुछ लिखिएगा, साइमन के बारे में कुछ बातें लिख लीजिएगा।
एक्चुअली हम साइमन के बारे में बार बार इसलिए बता रहे हैं, कुछ फैक्ट्स हैं इनके मॉडल के, क्योंकि पीसीएस को साइमन बहुत पसंद है। नंबर 1, अधिकतम जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, बेसिकली इनका जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो मिक्स रहता है। इसमें और भी चीज़ें समय के साथ मिल जाती हैं। एक बार उन्होंने कह दिया था, तो अगर कोई पूछे कि डिसीजन मेकिंग का नेचर मिक्स होता है, किसने कहा था, तो साइमन ने ये बात कही थी। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिखिएगा, डिसीजन मेकिंग चूंकि फैक्ट पर आधारित है, तो इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, रेशनल, विवेक पर आधारित होना चाहिए। अलग अलग तरीके से चीज़ें आप याद रखिएगा, है ना। और सेटिस्फाइंग होना चाहिए, संतुष्टि भरा होना चाहिए। उसके बाद में रिजल्ट या आउटकम, ये जो भी रहे, है ना, ये प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। बस इतनी लाइन से याद रखिएगा। बस एक केस और बता दीजिएगा, है ना, ये सारी बातें सुनने के बाद। जैसे अगर आप किसी, मान ली मेडिकल स्टोर पे बैठे हो, किसी स्टोर पे बैठे हुए हैं, और कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आप एक काम करिए, 400 रुपये का हमने कुछ खरीदा, आपसे परचेज किया है, आप जो है बिल 800 का बना दीजिएगा, बाकी जो 400 रहेगा, एडिशनल 400 जो है, उसमें 200 आप अपनी जेब में रखिएगा, 200 से मिठाई खा लेंगे। अब आप क्या करेंगे, उसको धन्यवाद बोलेंगे आइडिया देने के लिए, क्या करेंगे, मना कर देंगे, क्या बोलेंगे? नहीं तो क्या आधार क्या है विवेक का? मतलब यह है कि लालच को बढ़ावा देने वाली बात है ना, ठीक है। और आप बताइए, कोई और बताएगा? क्या आप मना कर देंगे? तो मुझे पता है आप लोग ईमानदार टाइप दिख रहे हो, लेकिन क्या बोल के मना करोगे? किसने बोला इलीगल है? कौन? अरे हाँ, वेरी गुड। इसका एक ही समाधान है कि ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। ठीक है, बात समझ नहीं? वो तो भावना, मैंने क्या बताया, डिसीजन लेते समय आपको भावनाएं थोड़ी सी क्या रखनी है, दाब कर रखनी है। फैक्ट क्या है, तथ्य ये है कि कानून आपको इजाजत नहीं देता है। हर बात को समझ आ रही नहीं यार? ये आपको लग रहा ना आसान है, यहीं जाके फंसोगे। इसलिए बता रहा हूँ इन सब चीज, और इनकी कोई किताब नहीं आती, कोई बुक वगैरह अभी तक तो हमने देखी नहीं बाजार की, बहुत तगड़ी कोई बुक आ गई है पढ़ के। ये सब आपके जैसे पेपर 4 है, कितना भी पढ़ लीजिए आप, मेंस में वही काम आएगा जो आपके अंदर चल रहा होगा। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे पूछते हैं, वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई आप कितने नैतिक हैं, और आप रटे बैठे हो कि नहीं कार एक्सीडेंट है तो मुझे ये करना है, कार अगर दाएं से गई है तब ये करना, बाएं से, कार ऊपर से आके गिरी, अब क्या करोगे? सॉरी सर ये तो बताया नहीं था। तो अपने विवेक का प्रयोग किया। देखो ये उत्तर तभी आप दे पाएंगे जब आप खुद सीखेंगे। जैसे इसका मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है कि इलीगल बिलिंग की बात की जा रही है, ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। वैसे आप बोल सकते हो, आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो सर, जीएसटी आजकल जीएसटी नेटवर्क के थ्रू हो रहा है ना, जीएसटीएन पढ़ा होगा ना आपने, तो जीएसटीएन क्या ये आपको अलाउ करेगा? नहीं करेगा।
ज़्यादा बिल अगर आपने दे दिया है, कई लोग ऐसे होते हैं जीएसटी बिल भर देते हैं, अलग से पैसा वो जुगाड़ हो जाता है, कई लोग करते होंगे, कई लोग करवाते होंगे, है ना। लेकिन यह है कि दोनों तरीके से कानूनी तौर पर ठीक नहीं, इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, कुछ बात समझ आई नहीं? अरे सब ठीक है ना? इमोशनल हो जा रहे हो? देखिए मैं बता रहा हूँ हर सब्जेक्ट के आंसर दे सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आंसर क्यों किताब में तो है ही नहीं, दिमाग में ही है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये डिसीजन मेकिंग रहा, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा, इतना आप पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक हिंड कर लीजिएगा। समस्या समाधान, ये अलग चीज़ है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? समस्या समाधान। तो समस्या समाधान में क्या विवेक का प्रयोग किया जाता है? कोई जीवन में प्रॉब्लम अगर आ गई है तो क्या करेंगे? है ना? कैसे आप बताइए, समस्या समाधान करते समय कौन कौन चीज़ें एज ए इनपुट आपके माइंड में रहनी चाहिए? कोई समस्या अगर आ गई है, उसका समाधान ढूंढना है, तो दिमाग में क्या क्या होना चाहिए? जो बता दोगे सर वही रहेगा। कुछ विचार ही नहीं करो, ऐसे क्लास में लगे जैसे लोकसभा में बैठे हुए हैं सब, हाथ सेकने आ गया, बस ताली के बजानी बता दीजिएगा ना। क्या टाइम हो गया क्या? अरे अभी 2-4 मिनट हैं। अच्छा ठीक है, एक एक बस कहानी सुन लीजिएगा, एक कहानी टाइप है, समस्या समाधान की एक कहानी में बता रहा हूँ, उससे अपने आप जुड़िएगा। बहुत पहले शायद आपने भी सुनी हो कहीं कुछ ऐसा, है ना। एक गांव में कोई नहर आती थी, कबीला टाइप था, तो नहर आती थी, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए लोग उसी से पानी यानी लेते थे। तो दूर कहीं कोई गाय वाय कोई जानवर मर के उसमें गिर गया, तो लोग भोले थे, वो सब भाग गए गुरुजी के पास कि गुरुजी जो है गाय जो उसमें गिर गई मर के, अब क्या करेंगे, हत्या टाइप हो गई और पानी जो है बड़ा बदबू मतलब आने लगा, क्या करें। तो उन्होंने बोला एक काम करो, उसमें जाओ फूल वूल चढ़ाओ अच्छे खुशबूदार, तो एक खुशबू आएगी, उस तरीके से पानी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, केवड़ा उड़ा डालो। तो लोगों ने किया जाके, फिर 2 दिन के बाद बदबू आने लगी, फिर लोग भाग के गए, समस्या खत्म ही नहीं हो रही। 3 दिन हो गए, गुरुजी बोले यार ये क्या चक्कर क्या है, चलो मैं देखता हूँ। उन्हें सबको बुलाया, फिर छड़ी से कूटना चालू किया कि मूर्खों गाय तो हटाई नहीं। समस्या समझ में आई बात नहीं? कि वो मतलब कुछ विवेक का भी तो प्रयोग करिए, कारण क्या है वो तो जानिए। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप समस्या का समाधान कोशिश कर रहे हैं तो आप देखिए कि प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, समस्या क्या है और किस कारण हुई, इसके पीछे क्या कारण है। जब तक ये दोनों बातें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी तब तक क्या समाधान हो पाएगा? अब मैंने बता दिया, जाओ ये किताब पढ़ लो, पूछो सही इसमें सर क्या मिलेगा, पढ़े जा रहे हो। ठीक है, जैसे आप जब पेपर 4 पढ़ा होगा तो हो सकता है गीता की बात उसमें हुई हो, गीता की बात उसमें हुई होगी, है ना, क्योंकि कर्म जब पढ़ाया होगा, कर्मास की बात होगी, तो इंसान को क्या होना चाहिए, जैसे गीता क्या बताती है कि आपका जो भी डिसीजन मेकिंग है या कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गई है तो कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म के हिसाब से समस्या का समाधान होना चाहिए, है ना। समस्या क्या, जैसे कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो गई, आप देखिए सीन क्या है, उसमें अर्जुन रो रहा बैठा हुआ कि नहीं नहीं हमारे चाचा ताऊ नाना सब हैं, तो भगवान श्री कृष्ण समझाया, अगर वो इमोशनल हो जाते, समस्या तो क्या है, लड़ाई है, लड़ाई समस्या है, महाभारत समस्या है ना। अर्जुन इमोशनल हो गया कि नहीं मुझसे बाढ़ नहीं चलेगा, सामने दादाजी, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने क्या किया, इमोशंस को हटाया, फैक्ट डाला। फैक्ट क्या है, कोई किसी की नहीं, शरीर जो है आत्मा क्या करती है, बदल देती है, ये तथ्य है ना। अर्जुन की बात समझा कि तथ्य आ गए समझ, उठाया धनुष बाण, हो गया खेल। तो असली काम क्या करना, आपको किस पर फोकस करना है, तथ्यों पर। और जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो दो, एक तो कारण, दूसरा क्या है प्रॉब्लम, ये 2 चीज़ों पर आधारित हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी कल स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से, और थोड़ा पढ़ना सीखो, मतलब है ना, अधिकारी जैसी अप्रोच रखिए भाई, हिस्ट्री पॉलिटी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं कल।